अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुबह मन महल कबल चदेरे जुलां की अंचिश मरसलिना मशद कना उम्मीद करा कि शमे सोई विंदा चवशी अंची बिता दुआ कना हमेशा अल्लाह पाक शमे सोई विंदा ता मुजबित ख्यालांची वशी ख्यालांची और वशी यक मारिशतांची बेका आमीन सुम आमीन गोली चारुका अंचू के मजानी मा हरदी गोशी के मारती ख्याल जो अस्ती थी ख्याल मुजबित करन लूटा खास कर अव मर्दुमानी वास्ता मर्दम जबती मैं कशु गोरा या मैं हमसाएगा या मैं 210 गुआरा आयनी वास्ता होती ख्याल हमेशा मर्दम 76 बेका और पूरा ज़िंदगी यानी वैसे बेहतर सूची पर चाहे हम मर्दम होती दिला मैं वास्ता शर सूची आई बारे ख़राबी अमल कना ख़राबी हबर कना या खराबी दिले तो का ईर कना यक अंचे धोखेबाजी यक अंचे ममबुक्शन के यक अंचे मनफी अमले के आप इसी तासुरात ख़ास कर मैं ज़िंदगी अर लगम अगर माँ आई वथी नबी जो मैं बास करीबी और माँ आइए भी वथी बित नकनी जो मारा को जाम हम रिश्ता है गोरा पास एयरपोर्ट नकनी माँ अक्सर मर्दुमाना गिंदा की देखिए मर्दुमानी दीमा वती लोग वाला नहीं बुराई करने लगा वती लोग वाला नहीं खराबी करने लगा और एक अंची अमले के लोग वाला नहीं नेगेटिविटी या लोग वाला नहीं लोगे जो नुक्सा आया डन्ना कशम और लोग नुकसारा डन्ना कशक यानी कि डन्ने मर्दुमारा वती लोग एक बाज बलाइन जिम्मेदारी देख या मर्दों में सराय की लोग बदनाम बिका शरनाम बिका वशनाम बिका आबाद बिका भले खैर ती लोग एक कमज़ोरी बहरहाल डन्ने मर्दुमानी कर पहुँचे नी डन्ने मर्दुम जो अस्ती ये अबरा उदा इदा उदा इदा उदा बड़ा बरग बरगा के भलाइन यक मसलाई जोड़ भी और मसला पदा अमा लोगी तुका यानी मिर्च मसाला लगी और पता अमा लोगी तुका जो अस्ती ए गप जब रवा मिर्च मसाले घुमा बाकायदा एक बलाइन डिश स्पेशल डिश बना रवा गुना आ चीज़ दे घुमा ख़ास कर मारा गलत फहमी जस्ती गलत फहमी स्टार्ट भी और गलत फहमी जब स्टार्ट बैगा लगी गलत फहमी ये बिंदात ही माँ होती गलत फहमी तो यह गलत फहमी है मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ऑलरेडी एक गलत फहमी है तो गलत फहमी इंसान रिश्ता है ना ख़राब से ख़राब तरका परचा कि मैं तो का एक बाज बोला ख़राबी है ख़राबी चाहिए मैं तो हमें ख़राबी है कि माँ कभी पहल नकने अच्छा ख़राबी चीज़ा दीमा गोशिगा यानी कि माँ फ़ख्र चिका गोशी माँ तो दीमा गोशी माँ फ़ख्र चिका गोशी के माँ कसी बेइज्जत करी माँ फ़ख्र चिका गोशी कि भाई मन तो अंचो सुनाइन था बोले माँ कभी भी वती गलत फहमियाँ दीर कनगा पहल नकनी आज या मैकरा मैती यानी कि यक इसलाह कन के वास्ता सुलह कन के वास्ता माँ कभी भी पहला गाँव चिस नकनी हालांकि अर्ची सारा पहला जल का अब बाज बलाय मर्दमी कहलाई नहीं यानी कि दीम वाला भी शर्मिंदग भी कि काश ये अमल पहला मन बुकती ना और रिश्ता नहीं रिश्ता जो ख़राब बह गया पदा जोड़ पा माँ अक्सर दिखता जब दो बराता नहीं तुका दो गुआरा नहीं तुका या फैमिली है तुका या रिश्तेदारा तुका ख़ानदान तुका जब बाज बलाय जंग भी आई वजूहात इचना पा वजूहात ची भी इशिया मना चम पेश दाश्ता इशिया मनी मत देव मोजिनता इशिया मना ठीक है सुनटुकी दाता इशिया मना फ्लांक होता ए धीरे धीरे एक्सप्रेशन आंची माँ जजमेंटल बनी माँ जज कनी माँ फैसला करी कि भाई धूमी मर्दुआ मैगमा दुश्मनी कोता और ये चीज़ ना माँ दिगरानी में बयान करने लगी जब माँ दिगरानी में बयान करने लगी तो ये चीज़ में दिले तुका यक बाज बलाइन जा ही ईर कना और ये चीज़ नहीं जहाँ ईर कन यानी कि दिले तुका मौती आस रोक कन की और यास रोक 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 भी कदी ए लावा थ्रकी और बलाइन जंगे सूरता दीमा कहती मारा मालूम ही नकती और आइए रंद जो अस्ती जंग बढ़ान का मैं ख़ानदानी जंगे तुका जोड़ भी खुदा ना खासा मर्ची बांधा तो कुछ कुशारी है मर्ची बांधा कुछ अर्ची में इख्तलाफ आइए फ़ारक का जो कि बाद बलाई गलती चीज़ें तो अक्सर मैं जंगे बिंदात ही गलत फहमी है तू का भी ये तो गलत फहमी है तो कसानी गप्पा नहीं तू का यानी कि अंचे गप क्या ये इसलाह या सुलह बित का भले माँ कनीन ना परचा के माँ लूटेन ना तो इस अंचे बाज बड़े फैमिली तू का ख़ास कर जो लोगा नहीं तू का जो नाचाकी बयान ही मर्ची बांधा ख़ास कर लोगा तो का नाचाकी बयान इसी सजन मस्ती वजह हमशी के माँ यक धूमिय रिस्पेक्ट बोले तकी यक धूमिय अहदाए दर्जा बोले तकी माँ अगर बेचारी अगर लोगी तुका में गुआरी आई अलग दर्जे पेते एक अलग दर्जे ब्राते एक अलग दर्जे मस्तरी गुआरे एक अलग दर्जे मस्तरी ब्राते एक अलग दर्जे
इशियंची अबीद माते एक अलग दर्जे, निशारे एक अलग दर्जे में, मासियाँ नहीं अलग दर्जाया में, पुप्पियाँ नहीं अलग दर्जाया में, चाचियाँ नहीं अलग दर्जाया में, चाचा नहीं अलग दर्जाया, यानी कि थ्रूज़त नाकुज़त की सचिन होती किरदार अदा कन गया। भले अक्सर मां सजिना ना होर जज कनगा लगी या मां सजिना नी फैसले होर कनगा लगी या यक लोगी तो यक फर्दी अंचे मारा इख्तलाफ मां सजी लोग मा इख्तलाफ कने या मैं लोगे तो यक फर्दी मा गलत फहमी मारा पैदा भी तुम आई गेश कन के वास्ता टोक टाली शुरू कनी एक दुनिया गपुथरान शुरू कनी भाई मुकाबला शुरू हुए लोगे तो कई अल्फाज कया चीज़ ज़्यादा सख्त और यक तुम यार अंचू दिल सोच के वास्ता सख्ती अल्फाजी और अक्सर माँ जनीन जो अस्ती सॉरी अक्सर माँ जनीन वती जंगे बिच्चा चुक्का न पदा बिच्चा मान कर यानी कि मातारा जब होती लोग वाला वती वती सांग बंदर टोक देगी और चुक्का टोक दे ताऊ आमी खानदाने गे ताऊ भी कमतरी ने ताऊ अतारा लट्टुआर कुता ये जो कॉमन डायलॉग है अक्सर जब मातारा लोग वाले ने में इख्तलाफ भी और लोग वाला चुक्का ने कसानी गप्पी गुशाएं जैसे कि नॉर्मली गप्पी भाई फ्रिजा आस्ते बंद बेका या टच मारो या शोर मका ये अंची चीज़ें जो माँ अक्सर चुक्का ना गुशी भले मात जो अस्ते आ चुक्की दी माँ गुशी कि भाई वती वती जाने के चुक्का या वती जाने के चुक्का ना सारा ना देना मनी चुक्का ताऊ तार लट्टुआर कुता मरो ऐसा नहीं करा ज़रूरत नहीं तरा ये अंची डायलॉग्स हैं जो अक्सर लोगों ने तो का इस्तेमाल बा और याद बेदार ये डायलॉग्स जो अस्ते मैं दिलारा शायद तस्कीन दे मैं हसदरा जो माँ हसद कनी आ टेमा में हसदरा जो अस्ती एक राहत दें भले याद बेदारे चुक की तरबियत ख़राब करना अचुक रिस्पेक्ट ना जा अचुक सॉरी अचुक दीमतरा होती पुप्पियाँ नहीं होती मासियाँ नहीं थी ख़ानदान ख़ास कर माँ हमेशा एक कपरी कुशा जो कि रास थी कि चुक्कारा माँ जब नेगेटिविटी आई दिमाग का मान का सच्ची नची पहला अटैक होती माते सर का जब अब बाशऊर भी जब अब कसान भी अब प्लेंडी करेंगे मतलब बलूची एक लफ्ज़ से प्लेंडी जब अब कसान भी अचारी मनी माते और मई लोग वाले न बन गए और जंग शुरू भी तो अक्सर माते कर कहती ध्रोगी शिकायत का अम्मा पुप्पियाँ मैंने चोशकुता अम्मा फलानियाँ मैंने चोशकुता अम्मा नानी दादियाँ मना ये कुछ था आइए मालूम है अम्मा भड़की और इसे रहा अक्सर बलूची तो प्लेंडी भी चुक्कर मालूम नहीं कि अच्छी करेंगे चुक्कर बस मजाक कहती कि मेरी माँ शोर का माँ भी ये चीज़ जीतगा लेकिन ये जो चुक मजन भी ईशर सजनाची पीसरा ख़राब होती मात लगी पर चके माता ही सजनाची पीसरा नफरत या कसानी ईटे शी दिले का मान कुता और कसानी ईटे बिंदात यानी कि नफरत बुनियाद बिंदाती शी माता शी दिले का कुता और चुक हमारी सरा गेश अटैक का जो अमा आइए सरा आई दिले तुका नफरत एक भले सॉरी मर्ची दाई में सोबे सरा कम कमो अड़ो जंजाली भी नफरत जो तासुराती आइए बिंदात का गोली चारू का मर्ची माँ बाज़ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लोग पर चके मर्ची में कर डॉक्टरी हमारा दारी करनी मैं गुमा पीडियाट्रिक की और मतलब चुक्का नहीं डॉक्टरी और एशियन ची अबीद में चुक्का नहीं बाबता चुक्के बीमारियाँ नहीं बाबता ची बीमारी चुक्का नहीं गुमा मर्ची बांधा चुक्का ना मसला चाहिए शनि बारे कब करी लेकिन आई ची पैसा जीरे कसानी ब्रेक की मैं गुआ बेता वर्षत की गोली चारू का ब्रेकांची सारी अंचुकी में गप्पा थी खास कर मैंने एक टॉपिक सर गप को पदगो के मर्ची में एक खास एक गेस्ट है एक मेहमान ही जो कि चुक्कनी डॉक्टरी कसानी कसान नुनुवानी गुमा जो मारो जंजाली बा मसला मसाइल बा खास कर नुनु पीदाग भी अचानक ये डायरिया भी या ये इश्क गिरी या ये कसानी जो बीमारियाँ मजनी में इस वास्ता बाज़ भलाई और जंजाली बना मात पे परेशान और ख़ास कर माते जहनी तवाज़न बरकरार न बा तो माते वास्ता बाज़ भले नजावी भी चुकी बीमारी और चुक चिड़चिड़ा भी या चिड़चिड़ा भी मर्ची सजी बाबता गप कनी खास कर चुके जहनी जो से नशवनुमा चूम बिकनी है ये जिस्मानी नशवनुमा जो जब कसान भी चूम बिकनी है चिया चिड़चिड़ा भी ये गिरोगा चूम बिदारी मर्ची में डॉक्टरी में गप कनी तो मैगमा
हमरादारी करेंगे डॉक्टर रेहान रफ़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी इनवाइट करा प्रोग्राम में। अरे सर आपकी मेहरबानी क्या पाए। अच्छा, डॉक्टर रेहान रफ़त जो हस्ती पीडियाट्रिक कंसल्टेंट है और इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी जो हस्ती आई कंसल्टेंट है कसानी चुक्का डील का ये फितरी ये जहनी तासुरात नबीचारी और जिस्मानी तासुरात नबीचारी मज़ीद अभी बाप तक अपनी खासिन सरहाली में मर्ची जो माँ मर्ची सरहाली कुता। तो जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में मज़ीद हमें बताइए। जी मेरा नाम रेहान रफ़त है और मैं एमडी हूँ और बच्चों का कंसल्टेंट हूँ, ख़ासतौर पे न्यू बॉर्न्स जी जो होते हैं उनकी मेरी सब स्पेशलिटी है। उनके अमराज जो होते हैं बच्चों में न्यू बॉर्न में पैदाइश के बाद जो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, नई माएँ जो बहुत परेशान होती हैं उनकी वजह से, तो उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। माएँ भी परेशान होती है। सही कह रही हैं। असल में नई हमारा टारगेट यंग मदर्स ज़्यादा होता है ताकि माँ को अगर हम ट्रीट कर दें, माँ को समझा दें, कन्विंस कर दें तो काफ़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं। अच्छा, ये बच्चों की बीमारियां जो है वो ज़्यादातर माँ की जहनी तवाज़ुन को ख़राब कर देती हैं। औरत पहले ही बच्चे में टूट जाती है और दूसरे बच्चे में हम देखते हैं कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, शोर मचाने लगती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, बच्चों की निस्बत चिड़चिड़ी हो जाती है, वो उसको डील करना नहीं आ रहा होता, डर जाती है एकदम से। अच्छा, ये हम डरते क्यों हैं? पहले भी माएँ थी, मजबूत थी, हमें बीमारियां थी, हमें बुखार था तो हमारी माँ तो पूछती भी नहीं थी भाई ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आजकल की माएँ डरती क्यों हैं इतनी? चलें, बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है। ये पहली बात तो देखें ये कि औलाद एक नेमत है, अल्लाह ताला की नेमतों में से बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। बिल्कुल। और औलाद होने पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है। कितनी फैमिलीज़ होती हैं हमारे पास कब्ज़ भी आते हैं कि जो बेचारे औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की नेमत है, जो भी औलाद अल्लाह ताला ने दी, बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह ताला की नेमत है। उस पर तो जितना माँ का शुक्र अदा करना चाहिए उतना कम है। और माँ उसके साथ बहुत ज़्यादा एहतराम की, मोहब्बत की, तवज्जो की मोहताज है कि हम उसको वही इम्पोर्टेंस दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें जो हम बच्चे को दे रहे हैं, उसके सेहत का, तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। अब जो आपने इशूज़ उठाएं उसमें देखें क्या होता है, छोटी छोटी बच्चों में बातें होती हैं न्यू बॉर्न में। एक तो होता रोना, हाँ, बच्चा रोता बहुत, रोता है, चिड़चिड़ा, मतलब वो डिस्टर्ब है। माँ बेचारी उसको फीड भी कर रही है, पैम्पर भी चेंज कर रही है, फिर भी वो हैंडल नहीं हो रहा, वो हैंडल नहीं हो रहा है, उसका चुप नहीं हो रहा है, वो भी इरिटेट है। फादर जो है, बाप जो है, वो भी बातों गुस्से में आ जाता है, मैं ड्यूटी पर से आया हूँ, बच्चा रो रहा है, तुमने देखा नहीं, ये उसको रैश हो गया, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको हम आप यकीन करें कि हमारे न्यू बॉर्न्स के बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कन्वेंस और समझाने से और काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है सर। और बहुत सी चीज़ें में नॉर्मल होती हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी साइको डिफरेंट होती है बड़े बच्चों के मुकाबले में, और उनको समझने के लिए थोड़ा सा मैं उनकी जो नेचर होती है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जी जी। अब बच्चे ज़्यादातर, छोटे बच्चे जो होते हैं कोलिक की वजह से ज़्यादातर होते हैं, पेट में उनका मरोड़ होती है, और हमारे यहाँ ट्रेडिशन चला हुआ है कि वो गुट्टी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। तो हम कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो है वो माँ का दूध है। अगर आप माँ का दूध अच्छी तरह से पिलाएं उसको डकार दिलाएं, उसको टाइम दें, उसको उल्टा लिटा के थोड़ी थपकियाँ दें, थोड़ी सी सब्र के साथ तहम्मुल के साथ, तो बच्चा जो होता है वो ठीक हो जाता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि माँ जो होती है, यंग मदर ख़ास तौर पे, जवान जो इसकी पहली औलाद होती है, तो पहले बच्चे में तजुर्बे नहीं हुए होते हैं बच्चे का, तो वो तवज्जो की और मोहब्बत की मोहताज होती है कि उसको भी तवज्जो दी जाए, उसको भी थोड़ा संभलने के लिए टाइम दिया जाए। सारी बातें प्रोसेस से गुजर कर आई होती है, तो ऑपरेशन होता है, नॉर्मल बच्चा होता है, तो दोनों सूरतों में माँ जो होती है एक तकलीफ उठा के आती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें तो उससे बहुत सी चीज़ें, मुश्किलात जो होती हैं वो हल हो जाती हैं। सब लोग कोऑपरेट कर लें, ख़ानदान वाले जो हैं, वालिदैन जो हैं, तो उनकी मुश्किलात काफ़ी हद तक जहनी परेशानी जो जहनी परेशानी अच्छा हल हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे तो बहुत शांत होते हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है जो पैदा हुई थी, तो पैदा होते भी ज़्यादा नहीं रोई, ओआ करके बस नॉर्मल हो गई। अच्छा माशाल्लाह, बाद में वो जो है उसे खाने के लिए मैं अक्सर उसको गौर करती थी, उसको भूख लगती थी तो वो रोती थी, नहीं तो वो शांति से सो जाती थी। मतलब एकदम से रिलैक्स होना और देर से ज़्यादा सोना। बच्चे ज़्यादा सोते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं होती मेरे ख्याल से। नहीं, देखें बच्चे जो होते हैं उनके 3 या 4 काम होते हैं जब वो दुनिया में आते हैं। एक तो उनका काम होता है दूध पीना, दूध पीना, सोना, खाना और सोना, पेशी करना और रोना।
ये 4 काम होते हैं, ये साइकिल एक है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे पैदा होते ही बच्चों की नफ्सियात शुरू हो जाती है। क्या वो इतने हसास हो जाते हैं? अच्छा, माएँ खाना भी खिला रही होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रोल का भी मसला हल हो गया, गैस का भी मसला हल हो गया, हाँ, लेकिन फिर भी बच्चे रोते हैं भाई। मेरी जो अभी कज़न है उसको एक बच्ची हुई है, खैर प्रोग्राम थोड़ा सा शुरू हुआ, अच्छी तरीके से अच्छे हंस के हम स्टार्ट करेंगे, बाद में सीरियस बातें भी होंगी। तो मेरी जो कज़न है उसकी बच्ची अभी पैदा हुई है, तो उसने तो, मेरी अम्मी ने उसका नाम ही रखा हुआ है एक तो मतलब उसको पुष्पा बहुत ज़्यादा रोना, बहुत फजूल में रोना। अच्छा, उस वक्त उठाना, फिर उनको आदत हो जाती है। मैं अक्सर अपनी खाला को कहती थी कि खाला जब रोए तो मत उठाओ, नहीं तो ये ज़िद्दी हो जाएगी, तो ज़िद्दी भी हो गई। तो उन बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास जी जिनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग जो है वो बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत अहमियत की हामिल होती है। अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ होती है क्लेविकल बोन होती है, जिसको हंसली की हड्डी हम कहते हैं जी। ये बच्चों में ख़ास तौर वीडियो में बड़ी नाजुक होती है। अच्छा। और अगर कोई जैसे किसी बच्चे को शोल्डर से यानी बाजू से पकड़ के उठाते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे की जो हंसली की हड्डी होती है, क्लेविकल जो थोड़ी सी अपनी जगह से हट जाती है, और ये बड़ी पेनफुल होती है छोटे बच्चे के लिए। ये तो भाई ये इसको हंसली की हड्डी, हाँ, ये क्रैडलिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए बच्चों को, जो इस तरह से करना कि वो रो रहा है तो इस तरह से, तो ये भी मुनासिब नहीं होता है। इसमें बाज़ औक़ात क्योंकि बच्चे का दिमाग बड़ा नाजुक होता है, उसकी जो रगें होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं, तो बाज़ औक़ात खुदा न खासा उनको ख़तरा भी हो सकता है। तो बच्चे की हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे रोने की बहुत सारी वजूहत है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि क्या वजह है। आप यकीन करें बड़ी से बड़ी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है। बच्चों की फितरत औरत जैसी है। एक राइटर थे तो कहते कि उन्होंने इतनी बड़ी बुक लिखी, इतनी मोटी बुक लिखी, और उन्होंने कहा कि मैंने औरत पे किताब लिखी है। जब किताब खोली गई तो भाई लिखा था औरत, बाद पीछे सारी बुक खाली थी। तो ये जो बच्चे की फितरत मेरे ख्याल से माँ जैसी होती है ज़्यादातर। हाँ, बिल्कुल। तो उसको समझने की ज़रूरत होती है, प्यार से उसको हैंडल करने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है बच्चों में, बहुत ज़्यादा वजूहत रोने की नहीं होती हैं। एक तो ये होता है, दूसरा पेट के दर्द होता है, कोलिक होता है, मतलब वही या तो जिस्मानी या तो उनका थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, शायद माहौल चेंज होने का थोड़ा असर होता है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर डायरिया की बात करें, बच्चा अगर माँ का दूध भी पी रहा है तो उसको डायरिया बार बार ये भी परेशानी होती है, और उसके अलावा उसकी स्टूल जो है उसका कलर चेंज होने लगता है। अक्सर माँ को शिकायत होती है कि हमारे बच्चों का, तकरीबन बच्चों के स्टूल जो है वो ग्रीन कलर में आ जाते हैं, और इससे क्या कोई ख़तरा होता है, या इसमें माँ बाप डर भी जाते हैं फिर बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाना, फिर हर डॉक्टर के पास लेके जाना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब डायरिया वाकई बच्चों में छोटी छोटी बातों से होती है, नॉर्मल है? जी, अब देखिए इसमें ऐसा समझें कि डायरिया के लिए दस्त की बीमारी जिसको हम कहते हैं आसान ज़बान में, इसमें थोड़ा सा इसको मौजू को थोड़ा सा लेने के भी, एक तो वो बच्चे होते हैं जैसे दूध पर होते हैं, यहाँ का माँ का दूध हुआ या फार्मूला हुआ, और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जो ग़िज़ा भी ले रहे होते हैं, मतलब सेरेलैक ले रहे हैं, खाने खा रहे हैं अपने, जो भी खिचड़ी चावल दलिया उनका जो चल रहा है। तो अब उसमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें वालिदैन को हम समझाते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे 1 साल के अंदर होते हैं, कि डायरिया होता क्या है। मिसाल के तौर पे एक माँ एक बच्चे को लेकर आई, कह रही मेरा बच्चा दिन में 6 से 8 दफ़ा पखाने करता है, नॉर्मल है उसके लिए। हाँ, मतलब ये कि वो दूध पिएगा, कुछ खाएगा, पॉटी करेगा, ये दैट इज़ नॉर्मल, यानी वो डायरिया नहीं है। डायरिया की क्या डेफिनेशन है, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पीडियाट्रिक बुक्स में लिखा हुआ है कि बच्चे की नॉर्मल पॉटी से ज़्यादा, यानी एक बच्चा था, माँ कहती है मेरा बच्चा 4 दफ़ा पॉटी करता, 6 दफ़ा कर रहा है, 8 दफ़ा कर रहा है, भाई समझ में आ रही है कि ज़्यादा कर रहा है, मतलब उसकी टाइमिंग ज़्यादा, टाइमिंग ड्यूरेशन, उसकी जो क्वान्टिटी थी वो जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ गई, 4 से 6 हो गई, 7 हो गई। दूसरा क्वांटिटी कि भाई कर कितनी रहा है, अगर वो पॉटी बहुत ज़्यादा कर रहा है कि पैम्पर से भी पॉटी बाहर निकल रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, पानी की कमी का शिकार हो रहा है, नमकियात का, तो चलो भाई डायरिया है ये। अब इसमें क्या होता है कि रंग बिरंगी वाली जो आपने बात करी कि जाते हैं भाई ग्रीन पॉटी, अक्सर पेरेंट मुझे तस्वीरें खींच के भेज देते हैं कि ग्रीन पॉटी कर दी, ये ब्राउन पॉटी कर दी, लेकिन इसमें कुछ रेड फ्लैग होते हैं, ख़तरे की कुछ अलामत होती हैं कि किस कलर को हम कहते हैं कि भाई वो ख़तरा है। हम पेरेंट को समझाते हैं कि देखो अगर सुर्ख रंग का बच्चा पखाना कर रहा है या बिल्कुल काले रंग का पखाना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मुनासिब नहीं है। सुर्ख का मतलब खून आ रहा है, यानी काले रंग का मतलब है कि खून अंदर कहीं हाथ में बहा और वो जमता हुआ, जब खून जम कर काला हो जाता है ना, तो वो आगे ब्लैक पॉटी होगी।
अब ग्रीन बॉटी या ब्राउन बॉटी ये तकरीबन मिक्स होती है। बाद वक्त ऐसा होता है कि बच्चे का चेस्ट ख़राब होता है, जैसे उसका नमूनिया है या खांसी है, और वो बलगम जो है बच्चा निकाल नहीं सकता, वो इनहेल कर लेता है, पॉटी में चला खा लेता है, इंगल्प कर लेता है, खा लेता है, पेट में चली जाती है, तो वो जाके इन्फेक्शन करती है, फिर हरे रंग की पॉटी जैसे बच्चे करने लगते हैं। तो इसमें हरे रंग की पॉटी में नहीं घबराना चाहिए, ब्राउन पॉटी में भी नहीं घबराना चाहिए, लेकिन रेड या ब्लैक कलर की हो, लाल रंग की हो या काले रंग की हो, तो वो चीज़ होती है, कलामत होती है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, इन्फेक्शन है या कहीं बच्चे के आंतों में ज़ख्म हो रहा है। तो ये एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, जो अभी हमारी पीडियाट्रिक एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन हैं और जब जो हम WHO की रिकमेंडेशन है, तो ORS आप शुरू कर दें, निमकोल का पानी जो होता है वो तो आप फ़ौरन शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर जिंक आती है, एक दवा आती है कि जो विटामिन जिंक होता है। अच्छा। ये बच्चों में हम जो कहते हैं रिकमेंड करते हैं कि ये पिलाना शुरू कर दें बच्चों को जिंक। अगर उसका मैदा ख़राब हो या उसके हाँ, जिंक क्या करते हैं एक्चुअली बेसिकली ये करते हैं कि प्लास्टर कर देते हैं आंतों में। अच्छा। जैसे हमने दीवार भाई पानी रिस रहा है तो चलो प्लास्टर कर दो, पानी रुक जाए। ये हमें नॉर्मली भी बच्चे को एक टाइम पिलाना चाहिए। नॉर्मल जिंक दे सकते हैं, विटामिन ऐसे विटामिन, लेकिन मतलब पानी की जगह लिक्विड की जगह आपने एक टाइम जिंक दे दिया। हाँ, जिंक की दवा जो है वो सिरप फॉर्म में आती है कि तो वो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं। दवा है, मैंने कभी देखा नहीं है। दवा है ये। अच्छा, मेडिसिन है, यानी मेडिसिन है। तो ये बच्चों में रिकमेंडेशन होती है। तो इसमें हम ये पेरेंट को समझाते हैं। तो तीसरी चीज़ जो वालिदैन को सबसे इंपॉर्टेंट ये समझाते हैं, वो बताते हैं कि भाई पानी की कमी की अलामत क्या होती हैं, यानी डिहाइड्रेशन जो होती है बच्चे में, पानी की कमी क्या अलामत है। ज़ाहिर बात है, एक माँ मिसाल के तौर पे बच्चा पोटी किया जा रहा है, अब वो लेकर आए कि भाई आप इतनी देर से क्यों आई, आपने पहले क्यों नहीं। माँ को तो नहीं पता ना कि बच्चे में पानी की कमी कि क्या डिग्री है, क्या लेवल है। तो इसको समझेंगे ये 3 तरह की होती है, इब्तदाई, मुतवसत और इंतहाई, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यानी अभी शुरू हुई अलामत, यानी बच्चों को पॉटी होनी शुरू हुई तो देखा कि पानी ज़्यादा निकल रहा है। अच्छा। ज़ाहिरी तौर पे कोई अलामत नहीं है, बच्चा प्यास में और वो हंगर हो गया कि मुझे पानी ज़्यादा पीना है। मॉडरेट में या मुतवसत में क्या होगा कि थोड़ी बहुत बच्चे में अलामत होनी शुरू हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर लिप ड्राई हो जाएंगे और उसके आंसू नहीं आएंगे, रोएगा, और थोड़ा सा वो ड्राई स्किन उसके लगेगी, जिल्द में खुश्की के आसार लगेंगे। बच्चों के अक्सर पता चल जाता है क्योंकि जी हाँ, जुटियाँ पड़ने लगती हैं, आप देखते हैं ड्राई हो रही है, माँ कहेगी कि भाई मेरा बच्चा देखो सूख रहा है। जी। और जो सबसे ज़्यादा सीवियर जो होती है उसमें क्या होता है कि बच्चों को पिच्ची भी कम हो जाती है। मतलब है कि वो चूँकि किडनी में, गुर्दों में पानी की कमी नहीं जा रही, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से उसका शिकार होने लगते हैं, आँखें अंदर दब जाती हैं। अगर छोटा बच्चा होगा उसका तालू अंदर दब जाता है, आप देखेंगे तो चीज़ बिल्कुल सूखी भी होगी। अच्छा, अक्सर माएँ जो हैं वो चलो 6 महीने तो बच्चा दूध पे ही होता है, लेकिन उसके बाद भी पानी का ख्याल नहीं रखते। शायद वो एक तो भूल जाते हैं, तो और अक्सर माएँ जो है फीडर की आदत इसीलिए देते हैं ताकि बच्चा पानी ज़्यादा पिए, तो वो बेहतर है। देखिए, पानी तो 6 महीने के बाद रिकमेंडेड है, पानी देना चाहिए बच्चों को। और चूँकि फार्मूला पी रहा होता है तो उसमें वो भी पानी में ही बनता है, या मदर फीड होती है, तो एसएच पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए जी, जब खुराक पे आना शुरू हो जाता है। उसका क्या होगा, अगर पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो मैदा बच्चे का फूल हो जाएगा, तो गज़ा कम हो जाएगी। तो पानी थोड़ा सा दें, लेकिन ज़्यादा नहीं दें। हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की, क्योंकि वो पानी बच्चे का निकल रहा है, नमकियात, सोडियम, पोटेशियम उसके निकल रहे हैं, तो उसको हमें रिकवर करना है, वो ORS करेगा। अच्छा, वो तो निमकोल का पानी करेगा ना, ये इट इज़ समथिंग डिफरेंट, यानी जी बिल्कुल कि इसमें पानी नहीं जा रहा है सिर्फ, इसमें नमकियात भी जा रहे हैं, आप सोडियम भी देनी, क्योंकि जो आंतों में से जो लॉस हो रहा है हमारे यहाँ से क्या करती हैं, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। जी। और एक पॉटी जो थी वो निकल जाती है। तो अगर अब डायरिया में क्या होता है कि आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, जज्मी हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम जो भी कुछ था जो उसके जिस्म में जा रहा था वो सब निकल रहा है। तो एक तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दूसरा लॉस हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं ना। तो वो बच्चा जो पी रहा है वो भी नहीं हजम हो रहा है, और जो उसके अपने अंदर का रिजर्व है, जो उसकी बॉडी के अंदर है, वो भी डायरिया में निकल रहा है। तो वो ORS फिर उसमें हम देते हैं कि वो रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि, और ये बहुत इन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव बात की। अक्सर हम डर जाते हैं बच्चे को जब ये बीमारी होती है, खासकर डायरिया, तो हम माएँ जो है वो डर जाते हैं, वो भागने लगती हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ख़ुद इस चीज़ पे हूँ कि मेरे बच्चे को डायरिया हुई थी। अच्छा, फिर मैं कह रही थी कि अगर मैं करीबी डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो एंटीबायोटिक वगैरह आजकल आसानी से बच्चों को दे देते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ड्रिप चढ़ाऊँ या एंटीबायोटिक कोई चढ़ाऊँ। छोटी सी थी, तो मैंने मेडिकल से पूछा कि इस एज की बच्ची, यानी कि वो 5 महीने 6 महीने की, तो उन्होंने कहा नहीं, इस एज की बच्चे की कोई दवाई नहीं आती है। तो मैंने वही ORS जो है वो लेके वो मैंने घर में पिलाना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने घर में उसको पिलाना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक इस वक्त छेड़ा हैगा, एंटीबायोटिक्स का। और इसमें आप यकीन करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जी WHO है हमारी जो है, और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है और ड्रग एसोसिएशन है, ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल की जाए, गैर ज़रूरी आप इस्तेमाल ना करें, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके अपने असरात होते हैं। अब बच्चे को आपने दे दिया, उसकी ज़रूरत थी नहीं थी, तो इसका बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अक्सर सर मैं आपकी बात थोड़ी सी काटती चलूँ कि अक्सर हम बच्चों को करीबी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जिससे मसला ये होता है कि वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है नहीं, तो वो क्या करता है, बच्चों को बड़ों की तरह डील करने लगता है। वो हाई जो है पावर एंटीबायोटिक देने लगता है जब बच्चा फिर पहले से बीमार है। लेकिन जब हम एक बच्चों की डॉक्टर जैसे आप हैं, जैसे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएं तो वो अपने तरीके से डील करते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलिटीज़ ही यही है होती है। तो ये जो है हम माएँ जो है वहाँ पे डॉक्टरों के पास जाके अपने बच्चों को और ज़्यादा नुकसानात में डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये कि मतलब इसमें दो चीज़ें देखें। एक तो ये है कि अब हर आदमी इमीडिएटली माँ घर पर है, उसके गले में डॉक्टर बैठा हुआ है, अब वो MBBS है, वो इसकी स्पेशलिटी नहीं है। और जो कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, वो दूर है, वो अपने मियाँ का इंतज़ार करेगी कि जब आएगा तो अब उसके लिए फर्स्ट हैंड तो वही है। अब दुनिया में क्या होता है कि वो ये कहते हैं फैमिली फिजिशियन बनाते हैं, हमारे यहाँ इसकी थोड़ी सी कमी है। अब फैमिली फिजिशियन में क्या होता है कि वो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो सारे शोबों में थोड़ी थोड़ी होती है। यानी उसको जब वो फैमिली फिजिशियन बन रहा होगा तो पीडियाट्रिक में भी उसको 6 महीने रखा जाएगा, अच्छा, फैमिली मेडिकल फिजिशियन के तौर पे भी रखा जाएगा। तो हर जगह पे वो एक्सपोजर लेकर बैठेगा, ओवरऑल जो है एक्सपोजर लेकर बैठेगा कि भाई 1 साल की ट्रेनिंग में 3 महीने पीडियाट्रिक ले लिया, 3 महीने उसने मेडिसिन ले ली, 3 महीने उसने ऑर्थोपेडिक ले ली। तो उसमें क्या होगा कि वो जब बैठेगा तो ही हैज़ सम नॉलेज। MBBS डॉक्टर की भी नॉलेज होती है, लेकिन उसमें होता है कि चूँकि वो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, तो वो आप सही कह रही थी कि वो जैसे बड़ों को ट्रीट करते हैं तो वो भी सोचते हैं कि छोटे ट्रीट, इसमें उनका भी कसूर नहीं होता है। हमारे यहाँ थोड़ी एजुकेशन इसके बाद जो वो लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, अपडेट अपने आप को नहीं करते। उसमें हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब 2 चीज़ें, एक तो ये कि बराए मेहरबानी कोई गैर ज़रूरी दवा ना लिखें, और कोशिश ये करें कि एंटीबायोटिक ना लिखें। फॉर टाइम में हम इतनी दवा दे दें कि हमारा बच्चा समझ जाए, फिर हम इसको बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाएं। ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट मुद्दमाना इन्हीं के। हालांकि मैं आपको एक बात बताती चलूँ, डॉक्टर्स बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते। ये जो उन्होंने कहा ये भी मैं कर चुकी हूँ, तो डॉक्टर्स बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते, बहुत अच्छी तरह आपको डील कर रहे होते हैं, बल्कि आपके मिजाज से चल रहे होते हैं अगर आप उनको कोशिश करें कन्वेंस करने की तो। अच्छा, ये तो हो गई डायरिया की बात कि बच्चों को डायरिया होती है नॉर्मली। अच्छा, डायरिया की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है, जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं वो बनिस्बत नॉर्मल दूध पीने के वो ज़्यादा जो है उनकी स्टूल कम जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। क्या ये नॉर्मल है? देखिए, इसमें हम तो ये कहते हैं कि और सारी रिकमेंडेशन ये है कि माँ का दूध सबसे अच्छा। माँ का दूध, लेकिन बच्चा कभी कोई पीता भी तो नहीं है ज़्यादा। नहीं असल में ये तो माँ के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह मैंने जब बेबी भेजा है तो सप्लाई भी भेजी है, उसको मेरे हार्मोन, उसके जितना बेबी सक करेगा हार्मोन रिलीज़ होगा माँ के, और उसको जो मिल्क वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से वो आता रहेगा, वो फीड हमने देखा हमारे 2-2 साल तक दूध पिला रही होती हैं, बच्चे पी रहे होते हैं। तो ये तो एक अलग इशू। अब रही बात फार्मूले की, देखें फार्मूले तो बहुत सारे होते हैं, हर कंपनी दावा करती है कि जी हमारा सबसे बेस्ट है, हमारा सबसे, हम ये कहते हैं कि सबसे अच्छा दूध वो जो बच्चों को सूट कर जाए। हम किसी एक कंपनी की बात नहीं करते हैं, ठीक है मदर वर्किंग है या मदर को कोई बीमारी है उसको फार्मूला देना पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा दूध वो होता है जो बच्चे को सूट कर जाए। यानी दूध की कंपोजिशन में शुगर कितनी होगी, कार्बोहाइड्रेट कितने होंगे, फैट्स कितने होंगे, प्रोटीन कितने होंगे, मिनरल। अच्छा, ये लिखे भी होते हैं एक उसमें आप देखेंगे डिब्बे पे पूरा एक चार्ट बना होता है, छोटा सा बारीक सा, उसमें लिखा होता है सोडियम। कभी-कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते भी नहीं हैं जी। तो अब टाइम भी इसके बाद इतना उस बारीक लिखा हुआ होता है, उसमें लेंस लगा के पढ़ेंगे तो नजर आएगा, वरना किसके पास इतना टाइम है। हाँ भाई ये वाला दूध लिया, ये वाला दूध लिया। तो अब उसमें होता है कि ज़ाहिर बात है कि हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, सारी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनी बना रही हैं। अब बच्चे के हाथों से कौन सा मैच कर जाए ये। अब एक माँ कहती है मैंने इतना महंगा दूध लिया, ये बच्चों को नहीं सूट करा, हमने हल्का वाला लिख दिया, सूट कर गया। तो ये उसके
कंपोजिशन के ऊपर और बच्चे की जो केमिस्ट्री अंदर आंतों के अंदर है उस पर डिपेंड करता है। और आपके पास सही है कि कुछ बच्चों में डायरिया जो या पॉटी जो होती है वो फार्मूले से बाद ज़्यादा होने लगती है जी। और कुछ बच्चों में कम होने लगती है, कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। तो वही बात मेरे ख्याल से हर बच्चे की फितरत के मुताबिक ही वो चलता होता है। बहुत से बच्चे 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं करते। बहुत से बच्चे जिस तरह आपने कहा 3-4 एक दिन में 3-4 दफ़ा कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और अक्सर हमने देखा है सर कि इंटरनेट में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो छोटी छोटी जो परेशानियां हैं उनके बारे में उन्होंने रिसर्च अपनी लिखी हुई है, हम वो भी पढ़ सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अक्सर मैं अगर देखूं तो बच्चा उल्टी कर जाता है जब बहुत ज़्यादा, तो कौन सी ऐसी साइन होती है बच्चे की कि माँ को इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? देखिए ना, एक तो पानी की कमी पहले नंबर पे। अब रही बात उल्टी की, तो अब उल्टी में भी देखें रेड फ्लैग कौन सा है, यानी ख़तरे के साइन क्या क्या हैं। एक तो ये है कि बच्चा दूध निकालता है, यानी माँ ने दूध पिलाया, न्यूबॉर्न बच्चे तो अक्सर उल्टी कर जाते हैं, दूध निकाल दिया, चलो भी कोई बात नहीं। बड़े बच्चे भी जैसे कुछ आपने खिलाया पिलाया, उन्होंने थोड़ी देर में वॉमिट कर दी, उल्टी कर दी और खाना निकला, मतलब जो मैं कहा था ना भाई बच्चे ने जो कहा था वही निकाल दिया, हजम नहीं हुआ उसको निकाल दिया। इसमें ख़तरे की साइन क्या होती है? पहली वही बात, लाल कलर अगर रेड आ रहा है, यानी कि अंदर कहीं जख्म हो गया मैदे में, गला की नाली में, उससे खून आ गया। दूसरे ग्रीन कलर, अब उल्टी में ग्रीन कलर अच्छा नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये अपने जहन में अच्छी तरह से रखें, ये उल्टी में ग्रीन कलर का आना जो होता है, हरे रंग का जो होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप थोड़े से इसके साइन समझें कि मैदा होता है, आंतें होती हैं, तो हमारा जो जिगर एक बाइल डक से जो जूस बनाता है वो आंतों में एक जगह आके वो हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। तो अगर वो ग्रीन कलर का होता है उसका जो कलर, अब अगर वो बाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक रेड फ्लैग है कि बच्चे को ग्रीन कलर की उल्टी हो रही है। इसके साथ अगर बच्चे का पेट फूलने लगे, यानी बच्चे के पेट पे सूजन होने लगे, तो फिर आप उसको जो है फ़ौरन इमीडिएटली। लेकिन अक्सर हम बच्चे का स्ट्रक्चर देखें तो पेट तो उसका बाहर की तरफ ही होता है, फूला हुआ ही होता है। हाँ। तो अच्छा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा हो जाए ना, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए ना। अच्छा जी, यानी कि अच्छा वैसे बच्चे अगर खाना खाते ही उल्टी करे तो वो नॉर्मल है, लेकिन उसमें ये है कि रेड वॉमिट या ग्रीन वो खतरा देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने 5 महीने 4 महीने और न्यू बॉर्न जो होते हैं वो उल्टी करते हैं, कहते हैं रिफ्लेक्स, क्योंकि उनके मैदा और ग़िज़ा की नाली सीधी होती है, उन्होंने बैठना नहीं शुरू किया होता है, तो वो थोड़ा सा दूध ज़्यादा पी लेते हैं तो वो जैसे निकाल देते हैं। तो उसमें हम वही मैंने आपसे कहा था ना, काउंसलिंग हम करते हैं कि भाई बच्चों को इतना दूध दें, इतना नहीं दें, ज़्यादा दूध नहीं दें, दूध पिला के अच्छी तरह से बच्चे को डकार निकालें, सराहना थोड़ा ऊंचा रखें, करवट से लेटाएं, ये चीज़ें करके देख लें, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हम नॉर्मली भी ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ ग्रीन पॉटी या इस तरह से बच्चे की अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हो उस वक्त ही इस्तेमाल करें? ईमानदारी की बात है कि ORS कभी आपने पिया हो तो आप देखेंगे कड़वा होता है, तो बच्चे जुल्म ना करें। हाँ। अगर ज़रूरत है तभी नहीं। हाँ, अच्छा। वो पैसे भी नहीं पिएगा। इन्होंने ऐसी अच्छी बात की, मैं एक बार इत्तेफाक से मैंने पी लिया था। मैं तो कभी भी बच्चों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई सलाम है, इनको बर्दाश्त कैसे कर जाते हैं। नहीं, अब फ्लेवर में भी आ रहे हैं, कुछ रेडीमेड भी आते हैं, उसमें थोड़ा फ्लेवर होता है, और लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो निमकोल होता है। मगर ये है कि पता नहीं क्यों उनका टेस्ट एक अजीब सा टेस्ट होता है, वो उसमें शुगर नहीं होती ना, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, ये सब केमिकल होते हैं, ज़ाहिर बात है कि वो उसमें फ्लेवर नहीं होता है। गैर ज़रूरी बच्चों को नहीं दें, गैर ज़रूरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नॉर्मल बच्चों को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करेंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम आएंगे और अपने जो है टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों में सिर्फ डायरिया का मसला नहीं हो रहा, बेमौसम बीमारियों की, यानी कि बुखार ज़्यादातर बेमौसम, मतलब वही बच्चा बुखार में आ जाता है, वही उसको खांसी हो जाती है या उसको दमे की बीमारी लग जाती है पैदा होते ही, पैदा होने के बाद। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़ीरे कसानी ब्रेक के। अच्छा, मैं फंबल होगी क्योंकि मुझे बलोची में बोलना था। ज़ीरे कसानी ब्रेक की गोली चालू का पता मैं साड़ी भी मंगवा देता। वर्षद के गुलीचारू का ब्रेकन सारी अंश की गप्पैती खासकर चुक्का नहीं वाले चुक्का जो कसानी कसानी डायरिया भी आई नहीं वाले, लेकिन नी जो मगप करें डॉक्टर आप कुछ ख़ास हैं। अच्छा, अगर हम बात करें
दमे की बीमारी की, बच्चे को सांस लेने की प्रॉब्लम अचानक हो जाती है, अक्सर पैदा होते ही बच्चे को ये बीमारी लग जाती है, फिर एज के साथ साथ ये बीमारी कुदरती ख़त्म हो जाती है कुछ बच्चों की तो। लेकिन उसके अलावा अचानक बच्चे को दमे की बीमारी लगना, किस तरह माँ बाप को पता चल जाता है कि इसको सांस की बीमारी है, और कौन सा लम्हा है जब उसको इमीडिएट जो है जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, ख़ासतौर पर सांस की बीमारी जो बच्चों में होती है। अब इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो सीज़न शुरू हो रहा है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक, अच्छा। इस सीज़न में ख़ास वायरस होता है जो नवमौलूद बच्चों से 2 साल तक के बच्चों पे फेफड़ों पे हमला करता है। अच्छा। इसको हम कहते हैं RSV वायरस, रेस्पिरेटरी RSV वायरस। ये एक वायरस होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर जो है वो 2 साल तक के बच्चों के सीनों पे अटैक करते हैं और बच्चे को सांस की बीमारी हो सकती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि दमा क्या होता है। देखिए, दमा तो एक सांस की बीमारी होती है। यूजुअली दमा हम लेबल करते हैं 5 साल के बड़े बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, और 5 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उसमें दमा हम लेबल नहीं करते हैं, सांस की बीमारी कर सकते हैं। अच्छा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस। न्यूबॉर्न से 5 साल के बच्चे, यानी तकरीबन ब्रोंकोलाइटिस कह लें या नमूनिया कह लें, अच्छा, या रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ कह लें, इंग्लिश में इनके ये नाम है। दमा हम लेबल करते हैं कि 5 साल के बाद बच्चों में। हाँ। अब इसमें क्या होता है सांस की बीमारी में कि बच्चे को खांसी से शुरू होता है और उसके बाद उसको सांस की तकलीफ होने लगती है। यानी माँ आती है कि देखें मेरे बच्चे की सांस तेज चल रही है, ये दूध नहीं पी पा रहा है, दूध पिलाना शुरू करती है तो बच्चा हाँफने लगता है, और ये छोटा बच्चा, और बड़ा बच्चे में क्या होता है कि वो ग़िज़ा लेना छोड़ देता है, कि उसको सांस हो रही है, बैठ जाता है, सोता सही तरह से नहीं है। अब इसमें भी देखें भाई एक रेड फ्लैग क्या है, ख़तरे की घंटियाँ क्या होती हैं जो माओं को समझाते हैं कि भाई अगर आप ये अलामात अपने बच्चे में देखें तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। उसमें एक तो ये होता है कि बच्चे का मुंह या लिप्स जो होते हैं इनका नीला पड़ना। अच्छा। अगर ये ब्लू होने लगे तो ये अच्छी अलामत नहीं थी कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना भाई, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो खून में सर्कुलेट करती है। अगर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े प्रॉपरली नहीं लेंगे और सर्कुलेट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो इस सूरत में ज़ाहिर होती है कि नीला पड़ने लगता है बच्चा, ये ख़तरनाक कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है कि पसलियाँ चलना, कि बच्चे की पसलियाँ चलने लगती हैं। इसका क्या मतलब होता है, हम कहते हैं कि आप बच्चे की कमीज़ हटाएं और देखिए उसकी सांस की रफ्तार कैसी है, और उसकी जो पसलियाँ रिप्स हैं वो सांस के साथ साथ मूव कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि जब आप शर्ट ऊपर करेंगे बच्चे की तो आप देखेंगे सांस तेज से चल रही होगी और पसलियाँ जो होंगी वो आपको मूव करती हुई नजर आएंगी। अब इसमें हम कहते हैं कि माँ से कहते हैं कि अपना हाथ जो है वो बच्चे के सीने के निचले हिस्से पे रख दें या पेट के ऊपरी हिस्से में, और 15-30 मिनट या 1 मिनट तक गिन लें कि कितनी दवा ऊपर नीचे हो रही है। जी जी। यूजली 1 साल तक के बच्चे के अंदर सांस की जो आम रफ्तार होती है नॉर्मल, वो तकरीबन 40 से 50 पर मिनट होती है, पर मिनट होती है। यानी 1 मिनट के अंदर जो होगा बच्चा जो होगा वो 40 से 50 मतलब उसका सीना ऊपर नीचे होगा। लेकिन सांस चलने में क्या होगा, पसीने चलने में वो तेज हो रही है। ये मुझे एक नई बात पता चली। वैसे हम पल्स चेक करते हैं। नहीं, इसमें सांस आपको चेक करनी है ना, इसमें मतलब सांस भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सांस हम ऐसे चेक करते हैं कि बच्चे के छाती के ऊपर भी रख सकते हैं या पेट के ऊपर हिस्से में मैदे की जगह पे हाथ रखेंगे तो सांस ऊपर नीचे हो रही होगी, तो आप उसमें जो 1 मिनट घड़ी रख के देख लेंगे भाई 60 सेकंड में कितनी दफ़ा हो रही है। अच्छा। अगर 60 से ऊपर हो रही है, 50 से ऊपर हो रही है तो ये ख़तरे की अलामत है। ठीक है, और अगर बच्चा नीला पड़ रहा है तो ये ख़तरे की अलामत है। तो इसमें फ़ौरी तौर पे जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो ऑक्सीजन लगाएं या नेबुलाइज करें बच्चों को, या जो भी लाइफ सेविंग दवा उसको देनी होगी वो। अच्छा, अक्सर बच्चा इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने जब कहा नीला पड़ जाता है तो मुझे एक और बात याद आ गई जो बहुत ख़ास है। अक्सर मेरे माँ बाप को शिकायत करते हुए देखा कि बच्चा ज़ोर लगाता है फजूल में, मतलब खुद ब खुद, कोई उसको बीमारी दिखती नहीं है लेकिन जोर लगाते हैं तो वो नीला नीला पड़ जाता है। तो क्या ये भी खतरा है? नहीं, देखिए वो तो इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का मतलब होता है कि बच्चा मिसाल के तौर पे मार्केट में हम घूम रही किसी मॉल के अंदर और बच्चे ने कहा मामा मुझे ये टॉय दिलाए, एक जिद है मतलब, आपने कहा कि नहीं मैं नहीं दिला रही। अच्छा अच्छा। बस उसने जो है वो रोना पीटना मचा देना है, और उसने वो इसमें झटके भी पड़ सकते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा। इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग, यानी बच्चे ने सांस रोक ली।
आप उसने जिद में आके रोकी ना, जिद में आके रोकी। अच्छा, पर ये ऐसा छोटे अक्सर छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो ऐसे नहीं होते। अब 6 महीने का बच्चा तो नहीं कहेगा मुझे टॉय दें वो तो नहीं, किसी और वजह से मेरी बड़े। मतलब मैंने अक्सर ये देखा है कि छोटे बच्चे जो शायद माँ की चाहत करते हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा कि वो जिद में आके एक रोने की एक कोशिश में या कुछ भी वो एक ब्रेथ जो है वो अपना सांस रोक लेते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अच्छा, इसमें जो आप कह रही हैं ना छोटे बच्चे से, ये समझ लें कि इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। यानी ये बच्चे में 8 से 9 महीने 10 महीने के बच्चे में टिपिकली होती है, थोड़े बड़े बच्चे में भी हो सकती है। उसको खौफ होता है कि मेरी अम्मी चली गई तो मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो आप देखेंगी कि इसी बहुत से बच्चों में देखें, जैसे जो इनको मदर किंडर गार्डन में डालती हैं, छोटे या प्रेप वगैरह में डालती हैं, छोड़ने जाती हैं, तो वो माँ को पकड़े रहते हैं कि नहीं मामा जाना नहीं है आपने। वो तो बड़ा दर्द हाँ, मतलब तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आप देखेंगे कि हाँ वो अपना रो के या वो सांस रोक लेंगे, वो नीले पड़ जाएंगे। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है। जारी बात है कि बच्चा माँ से मोहब्बत करता है, उसको खौफ होता है कि मेरी माँ चलेगी तो मम्मी चलेगी तो मुझे होगा। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं होता। रीएश्योरेंस होती है बच्चों को, सबके अंदर, और उसको प्यार से संभालें उसको। उसमें कोई ज़्यादा ये मतलब नफ्सियाती तौर पे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, हम फिर आते हैं दमे की बीमारी के ऊपर कि अक्सर बच्चों में जो बलगम हो जाते हैं खांसी की वजह से और सांस रुकने की प्रॉब्लम होती है, मैंने घर में माओ को नेबुलाइज करते हुए देखा है बगैर डॉक्टर के कहने के। क्या आया हम नॉर्मल खांसी में भी नेबुलाइज करना नॉर्मल है या नहीं, जब तक डॉक्टर ना कहे तब? क्योंकि मैंने हमारे घर में नेबुलाइज़र है तो अक्सर माएँ जब आती हैं, जो बच्चे को यहाँ पे सांस रुक जाती है या बलगम जमा हो जाते हैं, तो वो खुद से जो है नेबुलाइजेशन की दवाइयाँ जो लेके उसको नेबुलाइज करने लगती है। क्या ये नॉर्मल? देखिए, इसमें तो अब वही बात कि आप समझती हैं कि नीम हकीम खतरे जान। हाँ जी। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें देखें। हाँ जी। एक तो ये हैगा कि जो पहले हम निगेटिव पॉइंट लेते हैं फिर पॉजिटिव बातें लेते हैं। निगेटिव पॉइंट ये हैगा कि भाई ठीक है, माँ ने नेबुलाइज कर दिया, तो अब इसमें नीम हकीम वाली खतरे जान वाली क्या बात है कि उसने किस चीज़ से किया, आया उसने जिस दवा से किया उसकी ज़रूरत थी बच्चे को या नहीं थी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दवा भी कर दी तो अब उसने खुराक नहीं डाली, डोज कितनी दी? अच्छा, ये अब भी मिसाल के बहुत तौर मायने पे रखती है। बिल्कुल अब एक आपने जाहिर सही बात कहा। है कि वो कहा कि भैया दादी अम्मी को सांस दमे की बीमारी है, जी। हम इनको इस दवा से नेबुलाइज करते हैं, वो छोटे काके को भी हुई, हमने उससे कर दिया। अब दादी की उम्र में और काके की उम्र में फ़र्क है ना, तो अब ये यहाँ पे मिसमैच हो गया। छोटे बच्चों की बीमारियों में भी फ़र्क है। जी हाँ, तो उसमें ही होता है कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई आप नेबुलाइज करना चाहती हैं आप करें, लेकिन क्या है कि सिर्फ नमक वाला पानी जो होता है उससे आप कर दें, कोई दवा ना डालें। अच्छा, उसमें नमक वाले पानी का जो भाप निकलता है, वो भाप निकलती है, वो दे दें। नमक के पानी, नॉर्मल सलाइन जो होता है जिसको हम कहते हैं, उससे आप कर दें तो कोई मसला नहीं है। फिर एक इमीडिएट अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि वो सीना चेक करे बच्चे का कि इसको किस किस्म की नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है। तो अपने तौर पे जी तजुर्बा ना करें। लेकिन हमारे पास जो माएँ आती हैं बच्चों की सांस की बीमारियाँ लेकर, उनको हम गाइड ज़रूर करते हैं कि अगर आपको लगे कि बच्चे की सांस में तकलीफ़ हो रही तो इस दवा से या इस पानी से घर पे नेबुलाइज कर सकती हैं, ताकि इमीडिएट बच्चे के सांस की नालियों में जो बलगम रेशा हो वो साफ़ हो, जब फिर मैं ला के दिखा दीजिए। अच्छा, आपने अभी हम जब ब्रेक में गए थे तो आपने कहा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत गलत पोजीशन में होते हैं, बहुत भारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, बहुत परेशानी के बायस होते हैं, तो वो कैसे? देखिए, उसमें वही बात हो गई ना कि जो पहले हमने शुरू में बात की थी कि वो पेरेंट अपनी जो इमीडिएट बच्चे के इलाज के लिए अपने इलाके के डॉक्टर के पास जाते हैं, जो समझ लें इत्तेफाक से या ना इत्तेफाक़ी से बच्चों के डॉक्टर नहीं होते हैं, वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो बड़ों को ट्रीट करते हैं, तो फिर बच्चे उन दवाओं के असरात का शिकार होते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है, अक्सर ये होता है कि किसी दवा की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, उसको वो दवा जा रही होती है उसके जिस्म में। तो देखिए, बच्चा तो छोटा सा होता है ना, उसके जिगर है, किडनी है, दिमाग, उसका जो भी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। हर दवा के जहाँ अच्छे असरात होते हैं उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हम पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, हम बच्चे को तोलते हैं, वज़न करते हैं और दवा के हिसाब उस हिसाब से हम दवा देते हैं। और अगर दवा की ज़रूरत ना हो है नहीं तो नहीं देते। तो अब हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में और ये इंटरनेशनली भी देखा गया है कि जब हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं तो यूजुअली बहुत सारी वो दवाएँ गैर ज़रूरी लेकर आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो इंटरनली जो होते हैं बच्चों को नुकसान हुआ होता है, तो हमें भी देख के तकलीफ़ होती है कि भाई ये चीज़ बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, अगर हम बात करें जॉइंटिस की पीलिया या खसरा रुबेला, जो खसरा रुबेला, तो खसरा की बीमारी तो खैर बहुत पहले से आई है कि रुबेला मैंने अभी भी सुना है कि उसकी वैक्सीनेशन भी शायद है, बल्कि है,
और कुछ लोग वैक्सीनेट कराते हैं बच्चों को, कुछ नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम जॉन्डिस की बात करते हैं कि ये बीमारियां, ऐसा सुनने में आया कि बच्चा पैदा होते ही उसको बीमारी होती है, जैसे कि हम लोग पुरानी अम्माएं भी कहती थी धूप के सामने हम बच्चे को रख देते हैं। लेकिन जब आगे जाके बच्चे को ये बीमारी लगती है तो क्या बहुत ख़तरनाक होती है, उसकी बिगनिंग कैसे होती है और क्या अलामात होते हैं कि माँ को पता चल जाता है कि बुखार या उसका जो चेंज है, हेल्थ चेंजिंग है, वो नॉर्मल नहीं है। अब देखिए पीलिया जो होता है ना, एक तो इसको हम 3 कैटेगरीज में कर लेते हैं। एक तो न्यूबॉर्न में, यानी बच्चा भी डिलीवर हुआ 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसको पीलिया होना शुरू हो गया भाई। और अब इस पीले को, ये एक टाइप हो गई, दूसरी टाइप हो गई जो बड़े बच्चों में हो गई, और तीसरी टाइप हो गई जो ख़तरनाक वाली, उसमें बाद में बात करेंगे। पहले जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं, अभी डिलीवर हुए, उनमें पीले की 2 किस्में होती हैं। एक होती है जो 24 घंटे के अंदर बच्चे को पीलिया हो जाए, एक होती है जो 24 घंटे के बाद जाहिर होती है न्यूबॉर्न में। यानी अभी बच्चा डिलीवर मिसाल के तौर पे आज सुबह 10 बजे पैदा हुआ और कल सुबह 10 बजे से पहले बच्चा पीलिया होना शुरू हो गया, तो ये ख़तरनाक पीलिया कहलाता है। अच्छा। इसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इसका इलाज और इसका खोज, यानी इसके लिए तशवीश और तफ्तीश, दोनों चीज़ों की बात होती है। हमें ये देखना होता है कि बच्चों को इमीडिएट पीलिया क्यों हो रहा है। अच्छा। इसकी अपनी वजूहत होती हैं, इसका अपना इलाज होता है। और इसके बाद जो पीलिया होता है, यानी जो 24 से 48 घंटे के बाद और वो फिजियोलॉजिकल कहलाता है, यानी कुदरती पीलिया कहते हैं। 60 से 65% बच्चों में वो होता है। उसकी वजह होती है कि माँ सही तरह से दूध नहीं पिला रही होती है बच्चे को, चूँकि वो खुद अभी डिलीवर तकलीफ में होती है, उसका मिल्क इतना नहीं आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो होता है बच्चा थोड़ा बहुत पीलेपन का शिकार होता है। उसमें भी हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट उसका लेवल चेक करा लीजिए कि भाई कितना लेवल है। उसके अलावा दूसरी वजूहत भी होती हैं कि मिसाल के तौर पर माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और होता है, बच्चे का कुछ और होता है। ख़ास तौर पे ओ मदर हो, ओ पॉजिटिव हो, बच्चे का ए हो या बी हो, तो या ए बी हो, तो उसमें ब्लड ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से बच्चे को थोड़े अर्से तक पीलिया हो सकता है। या मदर नेगेटिव हो, बच्चा पॉजिटिव हो, तो उसमें मदर को इंजेक्शन लगाते हैं और बच्चे को पीलिया के चांसेस होते हैं। तो ये नॉर्मल इसमें बस ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आप फॉलोअप करें अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, बच्चों के डॉक्टर जैसे मेरे पास आ जाए, जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर हैं, वो देखेंगे डॉक्टर कि भाई कितना लेवल है बच्चे का, इसको लाइट लगाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। तो ये पीलिया जो होता है ये मैक्सिमम 3 हफ्ते तक ट्रीटेबल होते हैं, मतलब 3 हफ्ते तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद बड़े बच्चों में जो पीलिया होता है, हमारे इस वक्त कराची में जो पीलिया चला हुआ है उसको हम कहते हैं इस वक्त जो कॉमन है, वो देखिए कॉमन इज़ कॉमन, हम कॉमन चीज़ों में पहले सोचते हैं, वो हेपेटाइटिस ए चला हुआ है। हेपेटाइटिस ए जो होता है कि वो पानी की ख़राबी से, यानी वो वायरस जो होता है पानी से ज़्यादा फैलता है और बच्चों में, बड़ों में भी इवन वो हेपेटाइटिस ए होता है। ये भी 2-3 हफ्ते तक रहता है। अगर इसका प्रॉपर इलाज कर दिया जाए तो ये बच्चा ठीक हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी लगती है, 2 वैक्सीन लगती हैं जो 6 महीने के वक्फे से लगती हैं। तो ये इसके अलावा ख़तरनाक टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस बी आता है, हेपेटाइटिस सी आता है। वो उसकी अपनी वजह होती हैं कि मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर के कुछ लोग हैं जो एक ही सिरिंज 2-3 मरीज़ों पे लगा रहे हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है, नहीं होना चाहिए। या खुदा ना खासा ब्लड जैसे लगाते हैं, फिर ट्रांसफ्यूज़ किया, वो उसमें अगर किसी मरीज़ को जरासीम थे वो चले गए, बस किस्मती थी। जैसे कि तो स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं थी, लोग छुपाते थे, तो उसमें ये हेपेटाइटिस सी ख़ास तौर पे और ये बी, तो या माँ को अगर हेपेटाइटिस बी हो, चांसेस होते हैं कि बच्चे में हो सकता है। बच्चे को अगर नॉर्मल बुखार वैसे होता है, क्योंकि आजकल बुखार का बड़ा एक रुझान चल रहा है बच्चों में, और ये मौसम जो है हर दूसरा बच्चा बीमार है, बुखार में है। तो वैसे तो नॉर्मली बुखार की जो टाइमिंग होती है 3 से 4 दिन, लेकिन आया कि बुखार के नॉर्मली हम लोग बच्चों को कैलपोल या कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जो नॉर्मल बहुत कम उसमें वो हो बुखार के लिए, तो किस टाइम माँ को जो है वो ज़्यादा मुहतात होना चाहिए बच्चे के बुखार के? हाँ देखिए, अब इसमें वही है कि अब न्यूबॉर्न हैं, बड़े बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे हैं। इसमें ये है कि थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए घर में माँ के। अच्छा, ये मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि थर्मामीटर रखें। थर्मामीटर रखें। मैं आपकी बात काटती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार नहीं है, वैसे ही उसकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी सी गर्म है और माएँ जो है वो दवाइयाँ पिला रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे पास लेकर आती हैं माएँ कि बच्चा गर्म था, हमने दवा दे दी। भाई अब जब टेम्परेचर चेक 99 बच्चे का नॉर्मल है। अच्छा, बात होगा छोटे बच्चों को 2-3-4 कपड़े पहनाकर ऊपर से उसके ऊपर रज़ाई रखकर उस गरीब को मोज़े और टोपा पहनाकर सील पैक कर दिया जाता है। अब उसका बॉडी टेम्परेचर वैसे ही बढ़ गया। बिल्कुल। तो वो देखते हैं बच्चा गर्म हो रहा है, टपका है, उन्हें दवा देनी शुरू कर दी, तो वो दवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप सही कह रही हैं,
और दूसरा ये होता है कि भाई अब इसमें रेड फ्लैग, इसमें ख़तरे के साइन क्या है, बुखार में खतरे के साइन क्या है भाई। भाई एक बात तो ये है कि आपने कहा थर्मामीटर, भाई थर्मामीटर बगल में लगाया 1 मिनट, आपने देखा कितना उसमें 1 डिग्री जमा कर दें आप, भाई 100 आया तो 101 हो गया, 102 103 हो गया। आप टाइमिंग चेक करें कि कब बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है बुखार। अब भाई 103 104 छोटे बच्चों में ख़तरनाक होता है, दिमाग पर चढ़ सकता है, तो फौरी तौर पर उसको पट्टियाँ रखें और पैरास्टामोल जो भी दवा घर में पड़ी हुई है आप उसको थोड़ी बहुत पिलाएं, फिर अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाइए। दूसरा ये होता है कि थर्मामीटर नहीं है, टूट गया या सेल वीक हो गया इलेक्ट्रॉनिक का, भाई अब क्या करें, तो फिर आप उसके देखेंगे उसकी दिल की धड़कन की क्या चल रही है, उसको नब्ज़ देखें, उसका अंदाज़ा करेंगे बच्चा कितना गर्म हो रहा है, तप रहा है या हल्का गर्म है, तो उसमें पट्टियाँ रखें। देखिए हम कहते हैं पट्टियाँ ज़रूर रखें, सादे पानी की पट्टियाँ बच्चे के ऊपर रखें आप, और थोड़ी वो पैरास्टामोल जो भी आपके घर में थोड़ी बहुत दवा है उसको 1 आध चमचा वो उसको पिलाएं और फिर डॉक्टर से रुजू करें। तो ये चीज़ होती है। या अगर खुदा न खास्ता बुखार में बच्चा अकड़ रहेगा या उसके कुछ झटके की अलामत लग रही है तो फिर इमीडिएटली उसको आप जो है वो लेके जाएं और कोशिश करेंगे उसको नहला दें सादे पानी से। अच्छा, अक्सर बुखार में बच्चे उल्टी कर जाते हैं जी, या जो कुछ खाते हैं वो खाते ही वो निकाल देते हैं, तो ये खतरे। देखिए अब ये ना कि बुखार की हिद्दत होती है ना, बुखार ज़्यादा होता है तो बच्चा जो होता है वो ऐसे ही बुखार में तप रहा होता है, उसके बॉडी टेम्परेचर वैसे ही बड़ा होता है, दिल की धड़कन वैसे ही तेज़ होती है, सिक होता है, तो उसको वॉमिट तो एक फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है ना कि वो उस पर ज़बरदस्ती नीड हो देंगे, भाई तुम उसको दूध पिलाओ, उसको खिलाओ, बच्चा बीमार है, कोशिश करेंगे वो सेटल डाउन हो, उसका टेम्परेचर कम हो, फिर उसको। एक ख़ास सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगी, जो आजकल हम लोगों को एक एसी या थोड़ा हमने जो कूलिंग की हमें बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। खैर हमारा जिस्म अलग है, बच्चे का जिस्म अलग है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए, और अक्सर हम बहुत ज़्यादा गर्मी में, बच्चा न्यूबॉर्न होता है या छोटा होता है अभी टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकता, तो हम उसे एसी में रखने लगते हैं, और वो मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बच्चा एसी में होता है, और बहुत नॉर्मल क्योंकि हमें आदत होती है हम बच्चे को भी उसी में रख देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनको ज़्यादा चेस्ट की बीमारी प्रॉब्लम होती है, तो क्या माओं को इस तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए? देखिए आप सही कह रही हैं, इसमें ये ऐसे समझें कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और हमारा क्या होता है। आप समझ लें कि आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे थोड़ी ज़्यादा गर्मी बच्चे को लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपको जितनी सर्दी लग रही है उससे थोड़ी ज़्यादा बच्चे को लग रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात उसकी स्किन मैच्योर है, छोटा बेबी है, उसका रिजर्व उतना नहीं है, अभी उसके बॉडी फंक्शन इतना एक्टिव नहीं हो, तो बस लेटा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े लपेटने की और उसको पैक करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं। दूसरी बात है कि आपकी एसी की जहाँ तक बात है तो अब वही बात है कि टेम्परेचर इतना रेगुलेट रखें कि नॉर्मल एक टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कूलिंग ना, और बच्चे को नॉर्मली लपेट के रखें, खासतौर पर उसके छोटे बच्चे का सर ढाँप के रखें और उसको सॉक्स पहना के रखें, तो और उसको आउटलेट के नीचे ना रखें, मतलब जहाँ पे एसी का आउटलेट होता है जहाँ से ठंडक नीचे आ रही है उसके बिल्कुल नीचे ना रखें, थोड़ा उसको डिस्टेंस पे रखें, या अगर हो सके तो उसके ऊपर कोई वो जाली या नेट या कुछ लगा देंगे। इसके अलावा हम बच्चों को फिर बाहर भी लेके जाते हैं, बाहर बहुत गर्मी होती है, फिर हम अंदर लेके आते हैं। एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रांजिशन कोई हमारे दरमियान नहीं होती, उसमें क्या होता है कि बड़ों में भी इवन होता है कि वो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो आपको लगेगा कि आपको झुरझुरी सी आ गई या बॉडी को अजीब सा लगा कि एकदम से ठंडक से गर्मी में चले गए, तो उसमें कोशिश करें कि अगर जैसे बाहर लेके जाना तो एसी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए ताकि नॉर्मलाइज हो जाए टेम्परेचर, फिर उसको लेके जाए बच्चे को, या फिर अच्छी तरह से उसको प्रॉपर कवर करके लेके जाए। ये तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और आजकल अक्सर हम इस बात का ख्याल नहीं रखते, इसलिए बच्चों को अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि बेचारा कुछ बोल नहीं सकता बच्चे का, मतलब छोटे बच्चे की जो फितरत होती है जानवरों जैसी होती है, जो कुछ बोल नहीं सकता लेकिन उसको फील होता है। तो हम टेम्परेचर का ख्याल रखें, जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चों को अगर हमें एसी की ज़रूरत है तो हम गर्मी से थोड़ा सा कूलिंग टेम्परेचर रखें। बाकी ये छोटी छोटी बातें होती हैं गुलिचारू का। फिर मैं उर्दू में बोलने लगी, कसानी कसानी गप्पा के शाना एहतियात बैदी के मैं बिकने में चुक सेहतमंद भी। अच्छा, कसानी ब्रेक ही जीरे पदा मासाड़ी विश्व में मैं वो बेता हम लोग लाइव हैं। वशब की गोली चारू का ब्रेकन सारी चुकी माँ बाज निमी माँ गप्पा थी गप्पो त्रान कर गए थे कि अचानक शुमा लाइव आती हमारे चार का लगते।
हम लोग बात कर रहे थे अभी रुबेला के बारे में। अच्छा, रुबेला, मैं कह रही थी डॉक्टर को कि कितना प्यारा नाम है और कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, ये रुबेला क्या जानलेवा है या इसके साइंस जो है बहुत ख़तरनाक है, और किस पोजीशन में आके हमें ये पता चलता है कि अब तो मतलब देखिए, रुबेला एक वायरस होता है और जिसकी वैक्सीनेशन भी है, वैक्सीनेशन की जाती है जी। और इसकी ख़तरनाक बात ये होती है कि लड़कियों को ज़्यादा मुतासिर करता है ये फीमेल में, क्योंकि इसको ऐसे समझें कि जो माँ होती है उसको अगर रुबेला वैक्सीन नहीं लगी हो अच्छा अपने बचपन में, अच्छा, तो चांसेस होते हैं कि उसका जो न्यू बॉर्न जो अंदर फीटस बेबी है उसको रुबेला हो सकता है और वो ख़तरनाक होता है। उसमें मतलब है कि उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। उसको हम कहते हैं रुबेला सिंड्रोम, यानी रुबेला वायरस माँ के पेट के अंदर नौज़ादा जो बेबी अंदर न्यूबॉर्न जो भी फीटस है उस अंदर उसको रुबेला के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर माँ को वैक्सीन ना लगी हो। रुबेला की बीमारी है क्या? रुबेला की बीमारी एक वायरस है जो कि अफेक्ट करती है पूरे बॉडी के हमारे सिस्टम को। अच्छा। और ये जब ये बड़ों में एज सच रुबेला नहीं होती, ये न्यूबॉर्न्स में माँ के ज़रिए ट्रांसमिट होके फीटस को इन्वॉल्व करती है और फिर वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए रुबेला वैक्सीन आप देखें, MMR वैक्सीन जो 9 मंथ में बच्चों में लगती है, इसमें मीज़ल, मम्स और रुबेला की हम एक साथ लगाते हैं। यूजली सबसे इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो बच्चियों में बहुत ज़्यादा होती है कि हम बच्चियों को इम्यून कर देते हैं कि जब वो मुस्तक़बिल में अपनी माँ बनेंगी तो उनका जो बेबी होगा वो महफूज हो जाएगा रुबेला से। अच्छा। इसको ऐसे समझें। अच्छा। उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो फिर वो रुबेला के ख़तरा कम हो जाता है। रुबेला अच्छा, न्यू बॉर्न में जो है वो उसको ख़तरा उसको मतलब उसके वो तासुरात बनने के ख़तरे ज़्यादा हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो रुबेला है मैंने देखा ये आंखों को भी इफेक्ट करता है? जी हाँ, वही ना, जब बच्चा डिलीवर होता है तो फिर उसके अंदर आंखों में मोतिया, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, या ग्लाकोमा होता है, ये आंखों की बीमारी हो, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है बच्चे के अंदर। अच्छा। न्यूबॉर्न के अंदर। तो वही बात होती है कि अगर माँ को वैक्सीन लगी हुई होगी तो उसका आने वाला बच्चा जो होगा वो महफूज हो जाएगा। और वैक्सीन कब लगेगी? 9 महीने की एज में माँ को, यानी जब वो लड़की बच्ची जब थी पैदा हुई थी उस वाले ने उसको रुबेला लगवा दी तो उन्होंने इनफैक्ट उसका मुस्तक़बिल जो था वो महफूज कर दिया, ना सिर्फ उसका बल्कि उसके ज़रिए आने वाली नई औलादों का भी, नस्लों का भी उसने महफूज कर दिया। अच्छा, अब पहले तो हमने खसरे का नाम सुना है, हमने पीलिया का नाम सुना है, हमने वैक्सीनेशन भी इन्हीं चीज़ों की करवाते हैं अक्सर। और आजकल तो माशाल्लाह से हर वैक्सीन जो है फ्री भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप प्राइवेटली भी आप कर रहे हैं। हालांकि एक ही चीज़ है, एक प्राइवेट होता है एक फ्री होता है, तो कुछ माओं को भरोसा कम होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज़्यादा उन पर भरोसा, जो कि अच्छी बात है, अपने बच्चे को महफूज रखना किसी भी तरह। लेकिन अगर हम देखें कि पहले इन बीमारियों का, रुबेला का खासकर मैंने नाम कभी सुना नहीं, कि आजकल ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो क्या इसका रुझान आजकल के जनरेशन में ज़्यादा बढ़ती जा रही है? नहीं, ऐसा है कि पहले इतने जो रिपोर्टेड केसेस होते थे वो इतने नहीं हो पाते थे जितनी अब रिपोर्ट होती है, केस डायग्नोज होते हैं। तो ये एक वजह होती है कि बीमारी तो पहले भी थी और किस ज़माने में रुबेला सिंड्रोम बहुत कॉमन था, लेकिन जब से रुबेला वैक्सीन आई तो वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। अच्छा। अब सिर्फ हमारे मुल्क जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, हम जैसे गरीब ममालिक हैं, यहाँ पे वैक्सीन जहाँ पे बच्चों को नहीं मिलती है उसमें ये मसले मसाइल होते हैं कि वैक्सीन बच्चे को नहीं लगी या माँ को नहीं लगी थी बचपन में, तो वो रुबेला का उसका जो न्यूबॉर्न आने वाला था वो शिकार हो गया, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस का वो शिकार हुआ। तो अच्छा, वैसे तो डॉक्टर, अगर बच्चों को अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो आपने कहा जैसे स्किन छिल जाने की का खतरा है या होंठ सूख जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों की स्किन जो है अगर वो हाइड्रेट भी होते हैं तो बच्चों की स्किन का प्रॉब्लम होता है, छिल जाते हैं, और या आंखें जो है बार बार वो जैसे आंखों में कचरा आ जाता है या बार रेड होने लगते हैं या आंसू ज़्यादा बहने लगता है आंखों से, तो वो क्या है? देखिए, अब इसमें भाई है कि अगर न्यूबॉर्न है और यह बड़ा बच्चा है, अब न्यूबॉर्न में बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारी आँख होती है ना, यहाँ से एक नाली जाली होती है नाक के अंदर, जी जी, एक डक्ट होती है, नेज़ोइलेक्टिमल डक्ट कहते हैं। ये कुदरती सब में होती है। हमारे आंसू जो होते हैं ये ऐसा होता है कि हमारी आंखें जो चल रही है एक तरह से वाइपर हैं गाड़ी के, और अल्लाह मैंने एक शावर के लिए हमारे ग्लैंड्स रखे हुए जो हमारी आँख में पानी देते हैं, हमारी आँखें ब्लिंक करती हैं तो वो आँख हमारी साफ़ होती रहती है। ये पानी जो होता है ये नेचुरली इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे सुराख होता है, नाक में हमारे जाता है, नाक से अलग में हमारे ये प्रोसेस चल रहा है। तो छोटे बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में ख़ास तौर पे ये बाक़ायदा ब्लॉक होती है और उसमें कुछ सीक्रेशंस होती हैं, कुछ कचरा समझ लें जमा हुआ होता है,
तो उसकी वजह से बच्चे की आंखों से पानी आने लगता है न्यूबॉर्न में। बड़े बच्चों में क्या होता है, ज़ुकाम हो गया तो आप देखेंगे ज़ुकाम में वो नाक भी बह रही है, आंसू भी बह रहे हैं, पानी आ रहा है नाक से। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आंखें अच्छी तरह से धो लें, साफ़ सुथरी कर लें और थोड़ा सा मसाज न्यूबॉर्न में ऐसे ऐसे ऊपर से लेके नीचे करें तो ये नाक की नाली खुल जाती है कि, या डॉक्टर दिखाए आई ड्रॉप्स वगैरह डलवा लें या नाक के कतरे डाल लें तो उससे ये मतलब आई ड्रॉप्स को तकरीबन अपने अपनी मर्जी से ना डालें। नहीं, ये बिल्कुल आप डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से मशवरा कि इसमें बाज़ औक़ात आप सही कह रही हैं, आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं होती। हम तो कहते हैं आंखें अच्छी तरह से वॉश करें और मसाज करें तो ये वॉश हो जाएगा, तो नॉर्मल सही हो जाता है। अच्छा, अब वैक्सीनेशन की बात करें तो बहुत सी माएँ, जैसे कि आपने कहा कि हमारे कंट्री को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। हम अगर सर्च भी करते हैं कुछ, लेकिन हम मेंटली एजुकेट नहीं होते कि हम जो सर्च कर रहे हैं आया हमें उस चीज़ पे अमल करनी चाहिए या नहीं। जैसे कि आपने कहा कि हम मेडिसिन सर्च कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी जो है बीमारियां सर्च नहीं कर रहे होते, इस बीमारियों की अलामत क्या, हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन सर्च कर रहे होते हैं और हमारे सामने जो 100 मेडिसिन की लिस्ट आ जाते हैं, हमने वही शुरू करना है, चाहे हमारी ज़ात के लिए हो या हमारे बच्चों के लिए हो। तो ये ख़तरनाक होता है। इसके बारे में हमें बताएं, एजुकेट करें कि किस तरह माँ बाप को ट्रीट करना चाहिए अगर वो खुद ट्रीट करना चाहे बच्चों को। इसके अलावा वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अक्सर हम जो है तकरीबन जो माएँ हैं या फैमिलीज़ हैं वो इस चीज़ को गौर नहीं करती, बच्चा बीमार नहीं होता, बस वो इसी तरह से नॉर्मली बच्चे को ले जा रहे होते। तो वो कितनी ज़रूरी है और कितना ख़तरा है बच्चे को? देखिए, बच्चे की वैक्सीनेशन तो पैदाइश के फ़ौरन शुरू हो जाती है जी, और उस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, जितने हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है जो कि अस्पतालों में काम करता है, कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ को ये समझाया जाए कि बच्चे को छुट्टी के वक्त आपने पैदाइशी हिफाजती टीका लगवा के जाना है। उसमें BCG होता है, पोलियो वायरस होता है और हेपेटाइटिस B होती है। तो ये जो है ख़ासतौर BCG और पोलियो वायरस को ज़रूर पिलवा के जाएँ, एजुकेट करें मदर को, माँ को समझाएं, माँ को समझाएं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं माँ को समझाएं, क्योंकि बाप तो काम पे चला जाएगा, माँ का काम है उसको समझाना। उसके बाद जो API का हमारी जो इम्यूनाइजेशन का हुकूमत पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करेंगे फिर 6ठे हफ्ते पर, 10वें हफ्ते पर, उसके बाद 6ठे महीने, 9 महीने और 1 साल, जो भी उसकी पूरा शेड्यूल है उसको पाबंद किया जाए, उसको समझाया जाए, उसके एहतियात उसको समझाया जाए कि भाई फ़ला तारीख को जो को तुम्हें लेकर आना है बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए। तो हम कहते हैं पोलियो के मिसाल के तौर पे 2 कतरे 2 टांगे, अगर आपने 2 कतरे पिला दिए तो दोनों टांगे महफूज हो गए। ये बड़ी समझदारी की बात है और समझाने की बात है माँ को। हम कोई बुरी बात मुझसे नहीं निकालते, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, हर बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं और हमें समझना भी चाहिए। उनसे प्यार मोहब्बत से हम माँ को समझाते हैं कि देखो कितना प्यारा तुम्हें अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है, कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, और हमारी भी ख्वाहिश है, तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि बच्चा एक दिन दौड़ता भागता जाए, चले फिरे, और तुम कभी नहीं चाहोगे कि बच्चा माजूर हो। हम डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, समझाते हैं प्यार से उसको कि देखो अगर तुम 2 पोलियो के कतरे पिलवाओगी तो तुम्हारी बच्चे की दोनों टांगें महफूज हो जाएंगी। थोड़ी सी इससे समझाने की जरूरत। जैसे रुबैला, मैंने कहा कि रुबैला अगर अपने बच्चों को लगवाओगी तो देखो जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे तो कितने अच्छे बच्चों को तुम दादी बनोगी, नानी बनोगी। ये चीज़ें मतलब इस तरह से आपको समझानी है। साइको एजुकेशन हमारे लोगों की नहीं है, लोगों की मिस साइको अलग है कि तुम ये पिलाओगे ये हो जाएगा, ये पिलाओगे वो हो जाएगा। अब तो सारे हमने पोलियो प्रोग्राम में कितने हमने प्रोग्राम्स किए इम्यूनाइजेशन के ऊपर कि भाई जो है वो आपने जो है बच्चों को पिलवानी है, पोलियो पिलवानी है, वैक्सीन लगवानी है और लगवानी है, हर दफ़ा आपने जाके लगवानी है। तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी अहमियत ये हमें वालिदैन को उजागर करते हैं, ख़ासतौर माँ को। मेरी तो ख़ासतौर पर बात हुई, जितनी मम्मियाँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, बाप लेकर आना, कहता है तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, माँ का काम है। तो फिर हम माँ को समझाते हैं कि भाई आपने जो है ये करना है, फ़लाँ तारीख को बच्चे की वैक्सीन को अपने अलार्म में आप लगा रहे हैं, मोबाइल में, अब तो मोबाइल सबके पास है, उसमें रिमाइंडर डाल दें। अच्छा, बाज़ औक़ात वैक्सीन लगाने में थोड़ी सी देर भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम? देखिए, वो तो आगे पीछे हो जाता है। कोरोना जो बीच में आया था तो बहुत से बच्चे वैक्सीन से महरूम रह गए थे। सारी बात है कि लॉकडाउन हो गया था, वैक्सीन नहीं आ रही थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे। कोरोना की वैक्सीनेशन अभी भी काफ़ी बच्चों को नहीं लगा रहे हैं और काफ़ी लोग भी खुद भी कोरोना वैक्सीनेट नहीं हैं। नहीं, देखें ये चीज़ तो गलत है ना। हम तो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है ना। देखिए ना, तो हदीस भी है कि भाई पहले ऊँट को बांधो फिर भरोसा करो। आप ऊँट को बांधे बगैर आप खुला छोड़ देंगे, अल्लाह मियाँ मैंने छोड़ दिया, तो ऊँट तो भाग जाएगा ना। जब तक आप बीमारी से एहतियात नहीं करेंगे, बारिश में छतरी लेके नहीं चलेंगी, आप कैसे बचेंगी बारिश से? तो अल्लाह ताला ने कहा हिफाजत करो भाई, अपनी हिफाजत करो, एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो वैक्सीन तो लगवानी चाहिए, उसमें आपको भी फ़ायदा है, आपके आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा है
आपकी फैमिली या ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग हज़रात हैं वो उनका भी लिए भी फ़ायदा है। वैक्सीनेट करना ज़रूरी जी हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी भी बात मैंने आपसे कुछ पूछी थी, मैं अब कब से सोची, दूसरी बात मैंने आपसे क्या पूछी थी, मेरे बिल्कुल जहन वहाँ से निकल गया। मज़ीद अगर हम देखें तो एक, हाँ, एजुकेट की दूसरी बात मेरी ये थी कि हमारी इतनी हम में शऊर नहीं है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या हम जो देख रहे हैं या हमें असल में रिसर्च क्या करना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल एक दुनिया है, आजकल मोबाइल में आपकी पूरी दुनिया मौजूद है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें क्या रिसर्च करना चाहिए। आया कि हमारी बच्ची बीमार है तो हम क्या रिसर्च करें, हम दवाइयाँ रिसर्च करते हैं, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए खासकर। देखिए आप सही कह रही हैं, आजकल ये गूगल बहुत अच्छी, गूगल डॉक्टर बहुत है। हमारे पास मरीज़ आते हैं तो पेरेंट कहते हैं हमने गूगल पर पढ़ा था, हमने ये दवा दे दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहते हैं कि देखें बच्चों को अगेन वही बात है कि तजुर्बा ना करें आप, तजुर्बा ना करें, और खासकर मेडिसिन की। ख़ास मेडिसिन में बिल्कुल, यानी बच्चों का रिजल्ट बहुत छोटा होता है, जिगर का उनका कमज़ोर होता है, गुर्दे छोटे छोटे होते हैं, दिमाग में बन रहा होता है, तो उसमें सारी दवाएं जो होती हैं वो उनके असरात होते हैं, वो बच्चा मुतासर होता है। तो आप रिसर्च ज़रूर पढ़ें, ज़रूर बीमारी के मतलब कि भाई बच्चों को डायरिया हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, अच्छा बुखार हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी ये ना करें कि उसने गूगल लिस्ट और मेडिकेशन दे दिया, आप गए मेडिकल स्टोर पे आपने जाके ख़रीदी और बच्चे को आपने देनी शुरू कर देंगे, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, आप पढ़ें ज़रूर, बिल्कुल। मालूमात लें। गूगल की बात है, एक ये है कि मैं इत्तफाकन मैं क्वेटा में थी, तो वहाँ पे पढ़ी लिखी माँ, मतलब ऐसे भी नहीं है कि अनपढ़ माँ है, पढ़ी लिखी माँ, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से वो बच्चा 1 साल के करीब होगा, तो उसको गैस प्रॉब्लम था, रात को रोता था, तो शायद पेट ख़राब होता होगा, गैस प्रॉब्लम होता होगा। मैंने उसको जितना गौर किया, जी बिल्कुल, थैंक यू, हमारी चाय आएगी दोबारा मैंने उसको जितना गौर किया तो वो जो बच्चा जो है उसकी खुराक सही नहीं थी, उसको भूख लग रही थी, तो खैर मैंने माँ को देखा कि वो एक दवाई है बड़ों की जो बड़े इस्तेमाल करते हैं अक्सर गैस के लिए, तो वो पिला रही थी। मैंने कहा ये आप कैसे पिला सकती हो, कैसे पिला रही हो? कहते, उसने कहा नहीं, मेरा भाई तो पीता है, वो तो ठीक हो जाता है, मैं तो इतना सा पिलाती हूँ। मैंने कहा लेकिन आपके भाई जो है वो तकरीबन 30 से ऊपर होंगे, ये बच्चा तो 1 साल का भी नहीं है, तो केमिकल प्रॉब्लम होते हैं, दवाइयों में जो मवाद इस्तेमाल होते हैं बड़ों के अलग होते हैं, उनके मिकदार अलग होते हैं, छोटों के मिकदार अलग होते हैं, तो लेकिन वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है। नहीं, इसमें मैंने आपसे कहा ना एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मसला ये भी आता है, हमारे पास 2 तरह के आती हैं माएँ, शुक्रिया। एक तो ये कि जिनके तालीम नहीं होती है। अच्छा, अब यकीन करें, बिल्कुल शायद मेरी बात से दूसरे डॉक्टर्स भी इत्तेफाक करेंगे, कुछ पढ़े लिखे वालिदैन भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। पढ़ी लिखी मतलब मैं आपको जिस माँ का नाम ले रही हूँ वो बाकायदा बाशऊर और पढ़ी लिखी औरत है। हाँ। तो ये उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि भाई ज़ाहिर बात है कि बच्चे की केमिस्ट्री अलग है, एक बड़े की केमिस्ट्री अलग है। तो हम सारे वालिदैन को ये रिक्वेस्ट कई दफ़ा पहले भी करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे कि बराए मेहरबानी जो दवाएं आप बड़ों के लिए ला रहे हैं उनको बिल्कुल भी छोटे बच्चों पे ना दें। ये थोड़ा सा चाहे मिकदार कम हो या ज़्यादा हो, बिल्कुल भी नहीं दें, आप बिल्कुल भी नहीं दें। देखें उसके 2 तरह के नुकसान हैं, एक तो है कि आप खुराक नहीं देंगे सही बच्चे के बदन के हिसाब से, दूसरा ये होगा कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे फिर बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो इर्रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो डैमेज अगर बच्चे का हो गया तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। उसके दिमाग को, उसकी आँखों को, उसके कानों को या उसके जिगर को, उसके फेफड़ों को, उसके दिल को, उसके गुर्दों को अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर हम उसको कैसे रिवर्स करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब की मैं एक और बात बताती चलूँ कि इनका अपना भी चैनल है जिसमें ये इंफॉर्मेशन काफ़ी देते हैं बच्चों की बीमारियों के बारे में, या आपकी जो छोटे छोटे मसले हैं माँओं के, घरेलू मसले, यानी कि घरेलू मसले ये कि बच्चों से माँ जुड़ी हुई है तो बच्चों से माँ अक्सर साइको भी हम लोग हो जाते हैं, भाई हम लोग औरतें, हम लोगों को बच्चों से ज़्यादा एक लगाव है। तो आप अपने चैनल के बारे में और आप मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अब इसमें कि मेरा नाम रेहान रफ़त है, आप गूगल पे डालेंगे REHAN डॉक्टर रेहान रफ़त तो आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो प्योरली एजुकेशनल है, तालीमी है, और उसमें आप जब तक मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसमें जो मौसमी तग़य्युरात होते हैं, मौसमी हालात से हमारे जो बच्चे होते हैं, जैसे बारिशों में हुई या पिछले जो क़ुरबानी के सीज़न आया था उसमें जो बच्चों में मसले मसाइल होने थे,
वो छोटी हम क्लिप डालते हैं कि भाई ये एहतियाती तदबीर करें, ये दवाएँ इस तरह से लेके चलें बच्चों को। तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको जाके देखें और अपनी आरा से, अपने मशवरों से हमें उसमें मेंशन करें, अपने कमेंट दें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। मुर्शिद हॉस्पिटल इस वक्त हब रिवर रोड पे जो हमारा है 200 बेडेड हॉस्पिटल है और अल्लाह के फजल से उस इलाक़े का सबसे बड़ा टर्शरी हॉस्पिटल है। हमारे पास NICU भी है, उसमें 20 इंक्यूबेटर्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं, PICU भी है हमारे पास और पूरे बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। हमारे पास एक और कंसल्टेंट भी हमारे साथ होती हैं, पूरी टीम हमारे डॉक्टरों की मौजूद है, फिजियोथेरापिस्ट भी हैं हमारे पास, फार्मेसी भी पूरी है, लैब भी हमारी है और CT स्कैन भी। हम तकरीबन सारी मोडेलिटीज़ हमारे पास हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एडल्ट के जाएंगे तो सारी स्पेशलिटीज़ के हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद हैं और हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर अपने मरीज़ों को सर्विस हम दे सकें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोशिश है कि हमारी क्वालिटी और मेयार जो हमारा मरीज़ों के हवाले से बरकरार रहे और अल्लाह ताला हमें इसमें और कामयाब करे, तरक्की दे। तो ये एफ़र्ट्स हैं हमारी और हम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो हैं वो अगर अच्छी तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और तजुर्बेकार कंसल्टेंट के पास आना चाहते हैं तो मुर्शिद ज़रूर आइए, अपने बच्चों को लाइए, बड़ों को लाइए। हमारे यहाँ बेहतरीन हर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। OPDs होती हैं हमारी, OTs भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, बच्चे दाखिल भी होते हैं, बड़े भी दाखिल होते हैं, तो फुल फ्लैश हमारा हॉस्पिटल है। तो ये और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी इंतजामात हैं। जी हाँ, एहसास कार्ड जो है हमारा वो उसमें पूरा सेहत प्रोग्राम का जो कार्ड है पूरा फ्री ट्रीटमेंट है, फिर फंड भी होते हैं, ज़कात का भी है और फ्री तालू की जो सर्जरी होती है ख़ास तौर पे क्लेफ्ट लिप की जो थी वो भी फ्री में होती है और काफ़ी यानी बहुत से वेलफेयर के प्रोग्राम हैं। इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, अल्लाह ताला की ज़ात से आप आएँ, इंशाल्लाह आपको मुर्शिद हॉस्पिटल वेलकम करता है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल चीफ हैं CEO साहब हैं बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, वो बहुत कोशिश करते हैं। तकरीबन ये ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में हर बीमारी की लिए अलग डॉक्टर मौजूद हैं और बहुत क्वालिफाइड हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ ही उन बीमारियों में है और जितनी बड़ी जैसे कि पहले भी यहाँ पे आए थे डॉक्टर, तो जितनी बड़ी बीमारियाँ होती हैं जिनको ट्रीट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग मतलब फाइनेंशियली लोग आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं तो उनके लिए भी सहूलियात हैं, वेलफेयर्स मौजूद हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा क्योंकि मुख्तसर हमारे पास वक्त बचा है तो मैं जल्दी जो मेरे दिमाग में सवालात आ रहे हैं ख़ासकर एहतियात करने के लिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ। हम दमे की बात कर रहे थे शुरू में, तो आपने कहा कि सीजनल भी होता है क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें भी मेरे ख्याल से मार्च तक का ख़तरा है, तो इसमें बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करें वो भी बताएं। देखिए इसमें एक तो ये कि धुएँ मिट्टी जो डस्ट वाली एलर्जी चीज़ें होती हैं बच्चों में ख़ासतौर पर एक्सपोजर होते हैं, धुआं किसी भी टाइप का लेने, सिगरेट का धुआं हो गया, ग्लोब हो गया, इवन हम कहते हैं पाउडर जो माएँ बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाती हैं, इनसे एहतियात करें और ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि माँ को बड़ा शौक़ होता है कि मैं भी इस चीज़ खुशबू लगाऊं और जब खुशबू लगा के डिओड्रेंट और परफ्यूम लगा के जब बच्चे को गोद में लेती है तो उससे बच्चा बड़ा मुतासिर होता है, तो वो ये चूँकि वो सेंसिटिव होता है तो उसको उससे भी सांस का अटैक हो सकता है। आखिरी में अपने साले कि मैं गूगल में मौजूद है, जो वालिदैन मुझसे पूछना चाहते हैं जी वो फेसबुक पर या यूट्यूब पे या डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे जो गूगल में मौजूद है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। ये तो अलग चीज़ होगी। बाकी इसमें एहतियात हैं दवाई से रिलेटेड, तो यही पहली बात तो अवॉइडेंस है कि उन चीज़ों से बचा जाए जिनसे बच्चे को सांस का या दमे का अटैक हो रहा था। दूसरे नंबर पे फिर ये होता है कि भाई आप डॉक्टर से रुजू करें। तीसरे नंबर पे ये कि भाई रेड फ्लैग जो मैंने आपको बताया खतरे के साइन, बच्चे की पसलियाँ चलना, हाथ मुँह का नीला पड़ना या झटके पड़ना या बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ आपने महसूस करना, तो ये इमीडिएट आपकी अटेंशन है। चाहते हैं कि आप फ़ौरन अपने करीबी बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाएं, उनको ऑक्सीजन लगवाएं या जो भी नेबुलाइज करें, जो भी डॉक्टर साहब आपको कहें उसके पर अमल करें आप। अच्छा सर, मज़ीद क्योंकि अब बस प्रोग्राम ख़त्म होने को जा रहा है कि मज़ीद एहतियाती तदाबीर जो हम आएँ जो है घर में न्यूबॉर्न बच्चे के लिए ख़ास कर, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न में हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे इसकी हिफाजत करें या इसको कैसे मेंटेन रखें। तो मज़ीद जो एहतियाती तदाबीर है ख़ासकर न्यूबॉर्न के लिए वो आप क्या देखिए? सबसे पहले नंबर पे तो माँ की सेहत तंदुरुस्ती हो, माँ अपनी ख्याल रखे। देखिए साहब से माँ को अच्छी नींद मिलनी चाहिए, माँ को हेल्प मिलनी चाहिए, माँ को सपोर्ट मिलनी चाहिए, मेंटली भी अपना ख्याल बिल्कुल। इसमें पूरी फैमिली का एज ए होल
फैमिली की जिम्मेदारी है जो करें। कोऑपरेट करें, माँ को प्रॉपर रेस्पेक्ट। देखिए जब माँ सही होगी तो वो भी तंदुरुस्ती के साथ, तसल्ली के साथ दिमाग के साथ बच्चे पे कंसंट्रेट करेगी। तो माँ की सेहत, तंदुरुस्ती, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी सेहत, उसको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, वैसे अगर मैं शौहर हूँ तो अपनी बीवी का हमें चाहिए कि इस दौरान ख्याल रखूँ। अगर मेरी भाभी है तो मैं ख्याल रखूँ, अगर मेरी बहन है तो उसका ख्याल रखूँ, या जो भी रिश्तेदार हैं तो उनका चाहिए कि पहले नंबर पे तो देखें, हम कहते हैं कि माँ की आप जो है वो उसकी सेहत का, तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे बच्चे के लिए सबसे अच्छा माँ का दूध है। हम ये बिल्कुल भी कोई फार्मूला रिकमेंड नहीं करते हैं, हम कहते हैं माँ का दूध, माँ का दूध और माँ का दूध। आप जो है अगर खुद नहीं पिला सकती हैं, निकाल के रख लें फ्रिज में, नहीं तो बाहर रख लें। अच्छा, ये कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर में माँ का दूध ख़राब नहीं होता है। अच्छा। उसके लिए माँ को एडवाइस करते हैं कि हॉट पॉट ले लें, गर्म पानी लें, फीडर में मिल्क निकाल लें, मैनुअल निकाल लें, हाथ से निकाल लें या पंप आते हैं वो निकाल के फीडर भर के हॉट पॉट में रख लें, गुनगुना रहेगा, बच्चों को पिला दें, आपको उठने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। इवन आप ट्रैवल करने जा रही हैं, हैदराबाद सक्कर जा रही, गाड़ी में जा रही हैं। अच्छा, अक्सर माओ को ये चीज़ नहीं मालूम होती। तो ये 4 घंटे तक रूम में टेम्परेचर में दूध ख़राब नहीं होता। फ्रिज में रखेंगे 6-7 दिन तक ख़राब नहीं होता है। नीचे डेट लगा के रखें, फ्रीज़र में रखेंगे दूध 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। उसके निकाल के गर्म करने का तरीका ये कि उसको गर्म पानी में रख दें, उसको उबालें नहीं, गर्म पानी में रख दें, दूध गुनगुना हो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। पहली बात तो माँ का दूध पिलाएं। दूसरी बात है कि माँ बच्चे को कोई गैर ज़रूरी दवा ना दें, कोई भी गुट्टी या कोई कोलिक की दवा या कोई हाजमे की दवा, खासकर न्यू बॉर्न को बिल्कुल भी ना दें मेरे। और बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, अच्छी सी बच्चे को डकार दिलाएं, बर्फ करें, बच्चों को करवट से लेटाएं, थोड़ा साइड से सराहना ऊंचा रखें और अच्छा बच्चों को नहलाएं, ज़रूर साफ़ सुथरा रखें बच्चों को। अच्छा, अक्सर माएँ डर जाती हैं, खासकर मौसमी जो मौसम की वजह से डर जाती है कि भाई रोज़ रोज़ नहलाने से बच्चे। हाँ देखिए ना, वो तो सही है अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा ऐसी मौसम है कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों को साफ़ सुथरा तो रखा जा सकता है। हम कहते हैं कि भाई तुमने बेडरूम में गर्म पानी लिया हो तशले में, तौलिया उसमें रख के बच्चे किस्म को साफ़ कर दो, AC पंखा बंद कर दो, बच्चा साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक बात तो इसके अलावा तीसरी जो पहली बात माँ का दूध हो गया, दूसरा बच्चे की सफाई हो गई, गैर ज़रूरी कोई दवा नहीं देनी है। उसके बाद ये कहा कि बच्चे को गैर ज़रूरी इधर उधर ले जाने से एहतियात करें, जैसे बाज़ारों हो गए या रिश्तेदार हो गए। न्यू बॉर्न बड़े एहसास होते हैं, बहुत किसी से इन्फेक्शन कैच करते हैं। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ार से भाई हमारी अम्मी आ गई या कोई और आ गया, हम खुद आ गए, हमने बच्चे को गोद में उठाया, फिर हमने उसको ये स्किन से लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर एहतियात करनी, प्यार मोहब्बत अपनी जगह होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि बाहर से आने तो कोशिश करें हमारे हाथ धो लें बच्चे को, अपने हाथ धो लें, साफ़ सुथरे करने, ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये कि बच्चों को यानी कि कोई भी आप देखते हैं कि तकलीफ़ हो रही तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से रुजू करें, खैर ज़रूरी कोई दवा उसको ना दें, कोई उस पर तजुर्बा ना करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं बच्चों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हिफाजती टीके बच्चों को अपने टाइम पे जाकर ज़रूर लगवाएं और ज़रूर लगवाएं। और ये एहतियात से करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि अभी न्यूबॉर्न बेबी जो होती है वो तो एक ऐसा फूल होती है कि उसको हम अगर थोड़ा सा भी गलत टच करें तो बस वो बिखर जाता है। तो हमें बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, ख़ासकर ज़हनी नशोनुमा अपनी और बच्चों की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि माँओं को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारी जो सांसें होती हैं, सांस लेने से मसला होता है मतलब हमारी सांस बंद कर देती है। तो ख़ासकर जो घर की बड़ी होती है, ख़ासकर हमारी सासू अम्मा, तो उनको, या हमारी नंदें होती हैं, जो घर की औरतें होती हैं, ख़ासकर उनको ख्याल रखना चाहिए कि नींद कितनी ज़रूरी है। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, हमारे ज़माने में तो हम 10-10 बच्चे पालते थे, हमारे ज़माने में तो आपकी भी वहाँ पे जो सास होती थी वो बहुत प्यारी अम्मा होती थी, तो आप भी अम्मा बन जाए हमारी। तो उस वक्त जो है एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती थी, और नंदे सास बच्ची को तो पता ही नहीं होता था मेरी माँ कौन सी है वो कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में। तो आजकल का ज़माना कुछ और है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ख़ासकर औरतें अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चों का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया, बहुत मज़ा आया मुझे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, और ये मैं थैंक यू आपके चैनल का भी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ। और हमारा बेसिक मकसद यही है कि माँओं को हम एजुकेट करें। मैं फिर ये कहूँगा कि माँ को एजुकेट करेंगे, कहते हैं ना कि माँ पहली दरसगाह होती है बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी यूनिवर्सिटी होती है, उसका कॉलेज होती है बच्चे का, उसका समझने की स्कूल होती है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जब जाता है तो वो इंस्टीट्यूट में चला गया। तो अगर हमने माँ को एजुकेट कर दिया तो उसकी जो नस्लें होंगी वो
बेहतर हो जाएंगी। बाशऊर माँ सेहतमंद बिल्कुल बच्चा। बिल्कुल। तो ये कि बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मुझसे मेरे लोग रब्ता खिदमत कर के लिए सकते भी हैं। और लोगों के लिए भी आप बिल्कुल। डॉक्टर साहब को ज़रूर गूगल पे सर्च करें, राहत रेहान रफ़त। नहीं राहत रिफत, रेहान रेहान रिफत, राहत रिफत रेहान रिफत के नाम से इनका नंबर मौजूद है, आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम अक्सर इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत आए। शुक्रिया। बोली चारों का मैंने उम्मीद है कि मर्ची मरागिश हमारा दोस्त भी पर्चा कि मर्ची मबाज बेहतरीन एक बाशगुरी मरागिश को तौर ख़ासकर अवामात जो थी सेहत ख्याल नकना याद बेदारी शुमे सेहत चुक्का सेहत थी शुमा जब एजुकेट बेगोर चुक सेहतमंद बा तो वती नजमो नमाए वती जो है सेहत ज़्यादा ख्याल देर बिकने और ख़ासकर लोग वाला चीज़ा बाज कॉपरेट बिकना होती नो की माए माते गुमा जो अनि चुक वदी कुतगी आमची वो मना महल का बलोचरा बेदेता इजाज़त होती ख्याल बिकनी थी मात पे ख्याल अल्लाह मायर बिकना मैं निमगंची नहीं अल्लाह में आ रहे।